वेलकम टू माई चैनल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लेट्स कहावत के हिसाब से आखिरी पलों में पूरी जिंदगी आंखों के सामने आ जाती है। हमारी कहानी शुरू होती है एक दिल छू लेने वाले सीन से। हमारे हीरो के पापा अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। अपनी आखिरी सांसों में पापा ने सुई से कहा कि माँ और बहन का ख्याल रखना। फिर अचानक याद आता है जब उनकी माँ उन्हें बचपन में कुछ खाने को दे रही थी। माँ ने फिर एक नई जॉब की बात की और कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दो। बाद में उसे अपनी छोटी बहन दिखी लॉलीपॉप पकड़े हुए, जिसे उसने प्यार से कहा था कि हमेशा माँ की बात मानना। वो शांत यादें टूट जाती है। सीन सीधा स्कूल पहुंचता है जहां एक बुली उसके स्नेक को बेरहमी से कुचल रहा है। बुली फिर हंसता है और पूछता है, तो स्कूल में अपनी शक्ल दिखाने आया क्यों है? उसके साथ ही एक लड़की को पकड़े हुए है। अमलावार हमारे हीरो पर चिल्लाता है कि तू कभी हीरो नहीं बन सकता, इतना कमजोर है। जिस लड़की को वो बचाने की कोशिश कर रहा था वो हैरानी से कहती है कि तुम्हें पुलिस को मारना नहीं चाहिए था और सिर्फ अपना ख्याल रखने को कहती है। तभी उस डिस्ट्रैक्शन के पल में एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ आ रहा है। हॉर्न इतना जोर से बजता है कि कान फट जाए। वो वहीं जम जाता है, समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। वो बड़ा सा ट्रक और करीब आता है। अगले ही पल उसकी छतरी छीन ली जाती है। एक डरावना सवाल उसके मन में गूंजता है, क्या यही मेरा अंत है? वो ठंडी जमीन पर पड़ा है। उसके नीचे खून का एक तालाब फैलता जा रहा है। लड़के को पता है उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। अपनी आखिरी पलों में उसे अपनी माँ और बहन ईसुसा की याद आती है। तभी एक रहस्यमय लाइट उसे अपनी चपेट में लेना शुरू कर देती है। उसे बहुत गहरा दुख होता है कि वो उन्हें बचा नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो उस जिंदगी के पछतावे में डूब जाता है जहां वो कुछ नहीं कर पाया। वो एक पक्का वादा करता है कि अगली जिंदगी में वो अपने अपनों को अपनी ताकत से बचाएगा। उसकी चेतना एक नई जर्नी पर निकलती है। एक नई दुनिया में उसका जन्म होता है, मेडिकल कॉन्टिनेंट आर्कनिस में। वहां भीड़ जमा है, किसी खास चीज का इंतजार कर रही है। एक आदमी सालाना डिवाइन ब्लेसिंग सेरेमनी शुरू होने का ऐलान करता है। वो बताता है कि ये पवित्र ट्रेडिशन क्या है। 6 साल से छोटे बच्चे देवताओं को अपनी सबसे प्यारी चीजें ऑफर करेंगे। बदले में एक डिवाइन मैसेंजर नीचे आएगा, हर बच्चे का हिडन मैजिकल एलिमेंट पता करेगा और उन्हें एक अनोखा मौका देगा। एक छोटा बच्चा मासूमियत से पूछता है कि क्या वो अपनी कैंडी चढ़ा सकता है, लेकिन उसकी माँ साफ कहती है कि ये किसी असल वैल्यू की चीज होनी चाहिए। अपनी बात साबित करने के लिए एक बॉक्स खोला जाता है जिसमें 2 बहुत महंगे और चमकते नीले जेवल हैं। लेडी ब्लैंक, एक नोबल महिला, दावा करती है कि जितनी ज्यादा ऑफरिंग की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा पावरफुल ब्लेसिंग मिलने के चांस होंगे। पास में 2 आदमी फुसफुसा रहे हैं। वो रायन फैमिली की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस ब्लेसिंग के लिए अपनी पूरी दौलत लुटा दी है। तभी एक जानी मानी नोबल फैमिली अल्टार की तरफ आती है, गर्व और कॉन्फिडेंस के साथ। ये रायन फैमिली ही है। देखने वाले बुदबुदाते हैं कि अगर इतनी कुर्बानी के बाद भी उन्हें ब्लेसिंग नहीं मिली तो ये ट्रेजेडी हो। रायन फैमिली के मुखिया हॉल रायन सोचते हैं कि उन्होंने अपनी खून की पूरी फ्यूचर इस दिन पर दांव पर लगा दी है। उन्हें पक्का विश्वास है कि उनके बच्चे लीका और लुइस रायन बहुत ब्राइट है और उन्हें एक हाई लेवल ब्लेसिंग मिलेगी। पुजारी अगले बच्चे का नाम पुकारता है जो लिस्ट में है और उसे उत्सुक भीड़ के सामने आने को कहता है। छोटी जूलिया रायन का नाम लिया जाता है और वो शर्माते हुए अल्टार की तरफ जाती है अपनी ऑफरिंग देने। धीरे से अपने हाथों से छोटी लड़की एक छोटा सा गोल्डन क्राउन पेश करती है देवताओं को अपनी सबसे कीमती चीज के तौर पर। तुरंत फर्श पर एक बड़ा सा ब्लू मैजिक सर्कल चमक उठता है। इतनी तेजी से चमकता है कि सांसें थम जाए। सर्कल से रॉ एनर्जी की किरणें निकलती हैं। वहां मौजूद हर कोई इतनी पावर देखकर हैरान है। भीड़ में से एक आवाज फुसफुसाती है, क्या ये लेजेंडरी ब्लेसिंग है? तिहाई बिजली के देवता सबको शक करते हुए, ये एक लेवल 7 ब्लेसिंग है। ऐसा तो 12 साल से किसी ने नहीं देखा। उसकी फैमिली खुशी से झूम उठती है। उन्हें यकीन है कि ऐसा विश्वसनीय टैलेंट भगवान की मेहरबानी का सबूत है। मैजिकल एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। छोटी लड़की सर्कल के बीच में हैरान परेशान खड़ी है। जैसे ही लाइट पूरी तरह गायब होती है, छोटी लड़की पूरी तरह हैरान खड़ी है, अभी भी समझ नहीं पा रही क्या हुआ। लोग बातें कर रहे हैं कि उसकी ऑफरिंग क्राउन ऑफ थंडर से फैमिली का पूरा खजाना खर्च नहीं हुआ होगा। एक आदमी बताता है कि अभी एक बच्चा बचा है और असली लेजेंडरी ट्रेजर वही ऑफर करेगा। पापा अपने बेटे लोकस की तरफ देखते हैं, इशारा करते हैं कि अब उसकी बारी है। लड़का कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ सिर हिलाता है। एक नौकर लोकस को एक बॉक्स देता है और उससे कहता है कि अंदर की पावरफुल ऑफरिंग ले ले। जैसे ही बॉक्स खुलता है सब पीछे हट जाते हैं। अंदर रखी तलवार से एक भयानक डेमोनिक एनर्जी निकल रही है। लोकस जैसे ही तलवार पकड़ता है, ताकतवर स्पिरिट ऑफ वोल्केनो जो मैजिक का जनक और आग का देवता है, सीधे उसके पीछे आ जाता है। उसकी छोटी बहन उसे हौसला देती है कि अपनी पूरी ताकत लगा दो और एक पावरफुल ब्लेसिंग हासिल करो। पुजारी लड़के को अल्टार के पास जाते हुए देखता है। मन ही मन उसकी बहादुरी पर हैरान है कि उसने ऐसी अनमोल चीज ऑफर की है। उसे साफ हो जाता है कि रायन फैमिली के हेड ने इस लड़के पर सब कुछ दांव पर लगा दिया है। लोकस इस तलवार को अल्टार पर रखता है और एक आग का मैजिक सर्कल भयंकर ताकत के साथ फूटता है। बाहर आसमान अचानक बदल जाता है। बादल डरावने लाल रंग के हो जाते हैं। लड़के का पापा अवाक खड़ा है, सोच रहा है क्या ये सच में लेजेंडरी लेवल 9 ब्लेसिंग है।
हॉल के अंदर मशालें अचानक भड़क उठती हैं, अजीब और खतरनाक तेजी से जल रही हैं। अगले ही पल अल्टार से एक विशाल आग की लहर निकलती है, डरी हुई भीड़ की तरफ खतरनाक तरीके से बढ़ती है। उस नरक जैसी गर्मी के बीच युवा लुकस अजीब तरह से ऊँघता हुआ लग रहा है, जैसे उसे अपने चारों ओर की आग का कोई होश ही ना हो। डेमोनिक तलवार हवा में तैरने लगती है, वो उसे घूर रहा है, उसकी शक्ति से पूरी तरह मंत्रमुग्ध है। फिर वो अपनी हथेली में छोटी टिमटिमाती लौ देखता है, उसकी अचानक मौजूदगी से कंफ्यूज्ड। अचानक लौ भड़क उठती है, उसकी पूरी बाह को अपने चपेट में ले लेती है और युवा लड़के को एक गहरी दहशत में धकेल देती है। उसकी आंखों में आग का रहस्य उस अपार शक्ति को दिखा रहा है जो बाहर आने वाली है। एक डरावनी चमक में लड़के का पूरा शरीर लपटों में समा जाता है और वो दर्द से चीखने लगता है। वो पूरी तरह आग में समा चुका है, जबकि शापित तलवार उसके ऊपर डरावने तरीके से तैर रही है। घूमती हुई लपटों के भीतर से आग के अजीब गोले बनने लगते हैं और फर्श पर टपकने लगते हैं। इस अजीब नज़ारे के बाद बाहर का आसमान चमत्कारिक रूप से नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ना हो। लड़के का पापा चिंता से भरा हुआ है, पूछता है कि क्या ब्लेसिंग पूरी हो गई और डिवाइन स्पिरिट कहाँ गया। उसकी फैमिली उसे गहरी चिंता से देख रही है। उसकी छोटी बहन फिर घबराई हुई अल्टार की तरफ इशारा करती है, सबको देखने को कहती है। अचानक छत से एक बॉडी नीचे गिरती है, अजीब नीली लपटों और भूरे धुएं से घिरी हुई। ठीक उसी पल छोटी लड़की के हाथ से उसका लॉलीपॉप फिसल जाता है, जमीन पर गिरता है और टुकड़ों में टूट जाता है। फर्श पर बेसुध पड़ा हुआ लड़का पूरी तरह कंफ्यूज्ड और डरा हुआ दिख रहा है। उसे अपनी किस्मत का कोई अंदाजा नहीं है। अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर छोटी जूलिया बेकाबू होकर रोने लगती है। सब उसकी तरफ दौड़ते हैं, निराशा में उसका और रायन फैमिली का नाम चिल्लाते हैं। उसके माता पिता उसके बगल में घुटनों के बल बैठ जाते हैं, उसे जागने की मिन्नतें करते हैं। उनके दिमाग उन असंभव घटनाओं से हिल गए हैं। पुजारी गंभीर चेहरे के साथ फिर ऐलान करता है कि आग के देवता ने लड़के को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। वो बताता है कि लोकस रायन को मैजिक के जनक और आग के देवता ने त्याग दिया है, उसे कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। इसी क्रिटिकल पल में हमारे हीरो की आत्मा जो दूसरी दुनिया से है, युवा लुकस की बॉडी में आसानी से एंटर कर जाती है। उधर देवता वॉल्केनो के आग्नेय दायरे में हाल की घटनाओं पर गुस्सा खदबदा रहा है। वो गुस्से में है कि रायन फैमिली ने वो ताकत ऑफर करने की हिम्मत कैसे की, जिसने एक बार लगभग उसका वजूद ही मिटा दिया था। आग का देवता बताता है कि ब्लेड पर अभी भी उसके वार का निशान है, एक ऐसा अपराध जिसे वो कभी माफ नहीं करेगा। एक छोटी आग की स्पिरिट पर दिखाई देती है, धुआं उगलते हुए, जैसे सिचुएशन पर मजाक उड़ा रही हो। उसके सेवक उसकी तारीफ करते हैं, उसकी कथित दया पर टिप्पणी करते हुए कि उसने सिर्फ बच्चे की आत्मा जलाई। एक स्पिरिट फिर दूसरी दुनिया से आई आत्मा को देखती है, पूछती है कि क्या इसे भी जला देना चाहिए। वोल्केनो उस सुझाव को खारिज कर देता है, ऐलान करता है कि वो एक बाहरी दुनिया के मामूली कीड़े पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगा। फिर वो अपनी आग जैसी नजर ऑफरिंग पर डालता है और उसे और करीब से देखने का फैसला करता है। हमारे हीरो की आत्मा एक नीले स्फीयर में फंसी हुई है। वोल्केनो उसे दूर से देख रहा है। उस चमकते हुए स्फीयर के भीतर हमारे हीरो 5 अपने सामने एक बहुत ही ब्राइट लाइट पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। सीन एक मार्शल गॉड के स्वर्गीय स्प्रिंग रेल में शिफ्ट होता है, जहां एक पावरफुल फिगर हवा में तैर रही है। यह है मार्शल गॉड। उसकी आंखें गोल्डन एनर्जी से चमक रही है, उसकी अपार शक्ति का साफ सबूत। एक गंभीर दृढ़ एक्सप्रेशन के साथ मार्शल गॉड एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट के लिए खुद को तैयार कर रहा है। उसके पैर उसी गोल्डन एनर्जी से चमक रहे हैं जब वो हवा में एक अदृश्य रास्ते पर चलने लगता है। एक जोरदार झटके से वो एक डायमेंशनल बैरियर को तोड़ देता है, जो नाजुक कांच की तरह बिखर जाता है। मार्शल गॉड दृढ़ संकल्प लग रहा है, अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार करने के लिए दृढ़ है। हर ताकतवर कदम के साथ वो डायमेंशंस को अलग करने वाले बैरियर्स को फाड़ता रहा। उसका हर कदम स्पेस के ताने बाने को चीर रहा था, एक अनछुए वॉइड में रास्ता बना रहा था। आखिर में वो आखिरी बैरियर को पार कर जाता है और सितारों से भरे एक रेल में पहुंचता है। वहां उसका सामना एक विशालकाय क्रीचर से होता है। उसकी कई लाल आंखें घूर रही हैं। इस अजीब दुनिया का निर्वाध शासक मार्शल गॉड अपने हाथ बांधता है और उस विशालकाय मॉन्स्टर को चैलेंज करता है, क्या तुम सच में मेरा रास्ता रोकना चाहते हो? क्रीचर डरावनी आंखों से वापस घूरता है, उसका मुंह खुलता है और नुकीले दांतों की पंक्तियां दिखती है। बिना किसी चेतावनी के वो एंटिटी झपट्टा मारता है और मार्शल गॉड पर एक शैडोई अटैक छोड़ता है। डार्क एनर्जी का एक धमाका उसकी तरफ आता है, फिर भी मार्शल गॉड पूरी तरह अप्रभावित रहता है। मॉन्स्टर फिर अपना विशाल मुंह खोलता है, मार्शल गॉड को पूरा निगलने की कोशिश करता है, लेकिन योद्धा बहुत ताकतवर साबित होता है। क्रीचर के बड़े बड़े जबड़ों को अलग रखता है, उसे जानलेवा काटने से रोकता है। गुस्से वाली नज़र के साथ देवता एक विनाशकारी काउंटर अटैक तैयार करता है, उस खतरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार है। वो अपनी सारी एनर्जी एक ही एक्सप्लोजिव पंच में लगा देता है, क्रीचर पर अपनी पूरी बेकाबू ताकत से वार करता है। वार इतना जबरदस्त था कि गोल्डन लाइट के एक शानदार एक्सप्लोजन ने मॉन्स्टर को पूरी तरह मिटा दिया।
क्रीचर को हराने के बाद मार्शल गॉड खुद को एक संतुष्ट मुस्कान देता है, लड़ाई के निर्णायक नतीजे पर। तभी स्पेस में एक विशाल वॉर्म होल खुल जाता है, नीली रोशनी के घूमते हुए पोर्टल के रूप में। आदमी पोर्टल के सामने खड़ा है, उसकी गहराई से निकल रही अपार शक्ति को देख रहा है। उसके होंठों पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान है, जैसे वो उस चमकदार पोर्टल से होकर गुजरने को तैयार हो। फिर वो यूं ही कहता है कि ये ताकत का इतना बड़ा सोर्स आखिर कुछ खास नहीं है। अचानक वॉइड में एक छोटी गोल्डन लाइट दिखती है, तेजी से उसकी तरफ बढ़ती हुई। ये एक मस्क्यूलर फेरी है, उसकी तरफ उड़ते हुए आ रही है, रो रही है और अपने मास्टर को पुकार रही है। मार्शल गॉड उसे धीरे से अपनी हथेली में पकड़ता है, पूछता है कि उसकी अटेंडेंट स्पिरिट उसे क्यों डिस्टर्ब कर रही है। फिर उसे एक अजीब डिस्टर्बेंस महसूस होती है। उसे पता चलता है कि उसका पुराना पार्टनर रेगडी अभी अभी खत्म हो गया है। योद्धा सोचता है कि आर्कैनिस के कॉन्टिनेंट पर ऐसा क्या हो रहा है जो इस तरह की घटना का कारण बना है। उसे 1000 साल पहले का समय याद आता है, जब मार्शल आर्ट्स मैजिक पर राज करते थे। वॉल्केनो की मौजूदा पूजा के बिल्कुल उलट। पीरी पलटकर कहती है कि अगर वो मार्शल आर्ट्स में इतना डूबा न होता तो वो दया रही देवता कभी ताकत में नहीं आता। आदमी जवाब देता है कि चाहे कुछ भी हो, मार्शल आर्ट्स का रास्ता फैलाना एक भारी बोझ है। एक छोटी लॉ दिखाई देती है और वो मानता है कि उसे इसे डेवलप करने में इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी वो अपनी जन्मजात ड्यूटी को स्वीकार करता है। उसे अपना ज्ञान पास ऑन करने की ज़रूरत महसूस होती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मार्शल आर्ट्स अस्तित्व से गायब न हो जाए। इसी वजह से वो ऐलान करता है कि खुद जैसा एक छोटा प्राणी भी हमेशा ट्रेनिंग के प्रति समर्पित रहना चाहिए। फिर वो मुड़ता है और एक बहुत तेज सफ़ेद रोशनी की तरफ चलने लगता है। उसकी चेतना एक लाइट के छोटे से बिंदु में सिमट जाती है और गहरे स्पेस के विशाल वॉइड से होते हुई एक जर्नी पर निकल पड़ती है। अचानक हमारे बेहोश हीरो को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो सोच रहा है कि क्या वो अपनी मौत से किसी तरह बच गया है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है, खुद को एक बिल्कुल नई और अजीब सिचुएशन में पाता है। समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। अपने मन की आंखों में हमारे हीरो ने खुद को मार्शल गॉड के कई मस्क्यूलर चेहरों से घिरा हुआ पाया। हेडबैंड पहने हुए युवा लड़का पूरी तरह हैरान है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो एंटिटी खुद को मार्स मार्शल गॉड बताता है और एक डिवाइन ब्लेसिंग देने का इरादा जाहिर करता है। अचानक लुकस बिस्तर पर जागता है, सवाल करता है कि क्या ये सब बस एक अजीब सपना था। तभी मस्क्यूलर फेरीज दिखाई देती हैं, उत्तेजित होकर उड़ रही हैं और मार्शल गॉड का नाम जप रही हैं। लड़का हैरान रह जाता है जब एंटिटी ऐलान करती है कि वो उसे मार्शल गॉड की ब्लेसिंग देगी। तुरंत गोल्डन लाइट की एक किरण उसे लगती है और युवा लड़का पूरी तरह पैरालाइज हो जाता है। उसे लेवल 9 मार्शल गॉड की ब्लेसिंग मिलती है। उसके मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग पर सभी पिछली लिमिट्स हट जाती हैं। बिस्तर पर बैठकर वो इन सब का मतलब सोचता है, खासकर मार्शल गॉड लेवल 9 का। इसके अलावा वो उस देवता के अविश्वसनीय रूप से मस्क्यूलर स्पिरिट्स की स्पष्ट याद से चौंक गया। युवा लड़का हैरान है, सोच रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसे तो यकीनन मर जाना चाहिए था। उसे भयानक ट्रक एक्सीडेंट याद आता है। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा कि ऐसे बुरे अनुभव के बाद वो अभी भी जिंदा क्यों है। पुली समझदार आंखों से वो बातों को जोड़ने लगता है, धीरे धीरे अपनी नई रियलिटी को समझ रहा है। अचानक ओरिजिनल लूकस रायन की यादों का सैलाब उसके दिमाग में एक साथ उमड़ पड़ता है। वो घबराहट भरी हंसी हंसता है, सोच रहा है कि क्या देवता उसके साथ सिर्फ एक क्रूर मजाक कर रहे हैं। उसे एहसास होता है कि उसका जन्म मैजिक की दुनिया में एक ऐसे लड़के की बॉडी में हुआ है जिसे देवताओं ने त्याग दिया है। उसके विचार अपनी माँ और बहन की तरफ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि अब वे उसके इंश्योरेंस के पैसे से जिएंगे। अपने हाथों को देखते हुए वो अभी भी मार्शल गॉड की ब्लेसिंग या खुद मार्शल आर्ट्स का मतलब समझने के लिए संघर्ष कर रहा है। पूरी तरह कंफ्यूजन के इस पल में एक गुलाबी और सफ़ेद लॉलीपॉप रहस्यमयी तरीके से उसके कमरे में लुढ़कता है। लड़का दरवाजे की तरफ मुड़ता है, ये जानने को उत्सुक है कि उसके लिए ये मीठी चीज़ किसने छोड़ी होगी। दरवाजे पर एक छोटी गोरी लड़की उसे पुकारती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं, उसका चेहरा बहुत उदास है। एक क्लोजअप में उसका चेहरा दिखाया जाता है, आंसू उसके गालों पर बह रहे हैं क्योंकि वो बेकाबू होकर रो रही है। फिर वो आगे बढ़ती है, हीरो पर जंप करती है जो उसे कस कर गले लगा लेता है। वो चिल्लाती है, तुम आखिरकार जाग गए। छोटी लड़की बताती है कि उसने लोगों को कहते सुना था कि वो कभी नहीं जागेगा, जिससे वो डर गई थी। एक सुकून भरी मुस्कान के साथ युवा लड़का उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक है, सोचते हुए ये मेरी नई बहन जूलिया होगी। फिर उसे अपनी पुरानी बहन इसुसा याद आती है। कल्पना करता है कि उसकी मौत पर उसे कितना गहरा दुख हुआ होगा। इसी वजह से वो इस नई जिंदगी में अनमोल लोगों को बचाने का वादा करता है, मार्शल गॉड की नई ब्लेसिंग पर भरोसा करते हुए उसे गाइड करने के लिए।
सीन शिफ्ट होता है एक सुनसान ऑल्टर पर, जहां एक बड़ी और इम्पोजिंग एंजल की मूर्ति थी। दिखने में भले ही वो शांत और सीरियस थी, पर उसके आसपास एक अजीब, परेशान कर देने वाली ऑरा फैलने लगी। एंजल की आंखों से एक काला लिक्विड टपकने लगा, मानो खून के आंसू उसके डिवाइन फेस को गंदा कर रहे हों। देखते ही देखते पूरी मूर्ति उस भयानक सब्सटेंस से ढक गई और उसके अंदर से एक शैतानी सा फिगर सामने आया। तभी एक मिस्टीरियस औरत की आवाज आती है जो कहती है कि उस घिनौने आदमी का प्रेजेंस आखिरकार इस दुनिया से गायब हो गया है। वो अकेले में बड़बड़ाती है, सोचती है कि क्या वो सच में मर गया है या बस इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। उसकी छाती पर एक सांप का एम्ब्लेम था और वो अफसोस कर रही थी कि उसके अंदर अब बहुत कम पावर बची है। उसके काले बाल उसके चारों ओर लहरा रही थे, जो इस बात का इशारा था कि वो धीरे धीरे अपने अनदेखे जख्मों से रिकवर कर रही है। एक शैतानी मुस्कान उसके होठों पर फैल जाती है और वो कहती है, जब वो मेरे रास्ते में नहीं है तो ये दुनिया जल्द ही पूरी तरह मेरी होगी। 9 साल बाद कहानी शिफ्ट होती है रैन फैमिली की आलीशान हवेली में। बाहर एक यंग लड़का सीटी बजा रहा था और सफेद रुमाल से अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। लुकस रायन, जो अब बड़ा हो गया था, देखता है कि मौसम साफ है। उसे यकीन है कि उसकी बहन जूलिया की प्रैक्टिस अब खत्म हो गई होगी। जैसे ही वो उसे ढूंढने निकला, एक कांटेदार बेल अचानक निकली और सांप की तरह उसकी तरफ बढ़ी। उसने तुरंत डेंजर महसूस किया और साइड से आने वाले सरप्राइज अटैक के लिए तैयार हो गया। उस कांटेदार वेपन ने उसे फंसा लिया, कसकर खींचा और गार्डन के बीच में उसे इमोबिलाइज कर दिया। यंग लड़का झुंझलाकर बड़बड़ाया, जानता था कि ऐसी बचकानी प्रैंक सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। एक पल बाद उस ब्रदर जेरेमी हाथ में स्टाफ लिए सामने आया और पता चला कि ये उसी की करतूत थी। जेरेमी ने सरकास्टिक ग्रीटिंग दी। वहीं पास खड़ी मेड लकस की हालत पर हंस रही थी। फिर वो ब्लड डर का उसे वर्न करता है, ये बैकयार्ड एक्सक्लूसिवली रेयान फैमिली के मेजर्स के लिए है। कांटे और टाइट हो गए, लकस के शरीर को और कसने लगे, जिससे उसे तेज दर्द हुआ। एक क्रूर स्मर्क के साथ जेरेमी ने उसकी कुछ पसलियां तोड़ने की धमकी दी, बोला कि उसे एक सबक सिखाएगा। लेकिन जेरेमी को हैरानी तब हुई जब लकस ने बस एक बोरिंग उबासी ली, जिससे उसका हमलावर पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। लकस फिर शांति से बताता है कि उसकी बहन अपनी मैजिक ट्रेनिंग खत्म कर रही है और किसी भी मोमेंट वापस आ जाएगी। एक सीरियस घुरने के साथ वो जेरेमी को वर्न करता है कि उसे रिलीज कर दे जब तक तुम उसकी लाइटनिंग से फ्राई नहीं होना चाहते। जेरेमी का चेहरा लाल हो गया। उसने लकस को अपनी बहन के पीछे छिपने वाला कायर कहा और घमंड से बोला कि उसे लाइटनिंग से कोई डर नहीं लगता। उसी इंस्टेंट आसमान से पर्पल लाइटनिंग का एक बोल्ट नीचे आया, जिसने जेरेमी को एक पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक दिया। वो लड़का पूरी तरह से झुलस गया था। वहीं मेड अपने यंग मास्टर के लिए डर के मारे चीख रही थी। लकस ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी बहन जेरी आ रही थी और उसके हाथ में पहले से ही मैजिक स्टाफ था। उसकी पिंक स्टाफ, जिस पर क्यूट कैरियर्स लगे थे, अभी भी रेजिडुअल पर्पल स्पार्क से चटक रही थी, जो उसकी इमेंस पावर का सबूत था। जूलिया, जो अब थोड़ी बड़ी और स्ट्रिक्ट हो गई थी, जेरेमी को वार्न करती है कि अगर उसने फिर कभी उसके भाई को बुली किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। गुस्से से पाउट बनाते हुए उसने क्लियर कर दिया कि वो कोई मजाक नहीं कर रही थी। फिर वो लकस की तरफ मुड़ी, उसे अश्योर किया कि वो वाइन को तुरंत हटा देगी। जूलिया के कलाई के एक फ्लिक से कांटेदार वाइन जमीन पर गिर गई और धीरे धीरे धूल में बदलने लगी। लकस ने प्यार से अपनी बहन का सिर थपथपाया और उसने एक अडोरेबल स्माइल के साथ रिसॉन्ड किया। फिर वो अपने हाफ ब्रदर की तरफ मुड़ा, पूछा कि क्या उसे आखिरकार उससे पंगा लेने का लेसन मिल गया है। गुस्से से लाल चेहरा जेरेमी बस अनाप शनाप बड़बड़ाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाया। तुरंत वो और मेड वहां से भाग गए, लड़की की पावर से पूरी तरह डरे हुए थे। लकस ने रेमा किया कि जूलिया ने उस शॉक के साथ जेरेमी पर काफी आसानी की थी, क्योंकि वो अभी भी एकदम ठीक लग रहा था। जूलिया फिर पूछती है कि उसने फाइट बैक क्यों नहीं किया, उसे याद दिलाती है कि उसकी असली स्ट्रेंथ उनका शेयर्ड सीक्रेट है। लकस मुस्कुराया, बोला कि वैसे भी वो हमेशा उसे किसी भी हार्म से प्रोटेक्ट करने के लिए थी। एक कॉन्फिडेंट ग्रीन के साथ उसने दिखाया कि वो बस अपनी प्यारी छोटी बहन को टीज कर रहा था। 9 साल हो चुके थे। उसके यंग लकस रेयान की बॉडी में रीइंकार्नेशन हुए। उसे याद आता है वो दिन जब वो जागा था, उसके पिता उससे मिलने आए थे, एक लकड़ी की केन पर झुकते हुए। उस समय लकस को यकीन था कि उसे उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरा न उतरने के लिए बेदखल कर दिया जाएगा, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसके पिता ने बस उसे गले लगा लिया। रिलीव्ड थे कि वो सेफली उठ गया है। पोल रेयान, उसके पिता, किंगडम के अंदर नाइट्स के एक जाने माने ऑर्डर के रेवरेंड लीडर थे। इस पोजीशन का मतलब था कि वो शायद ही कभी घर पर होते थे, फिर भी वो एक लविंग और अटेंटिव फादर थे। जब भोल को पता चला कि लकस मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग ले रहा है, तो उसने एक लेटर भेजा जिसमें क्रूशल इन्फॉर्मेशन थी। लेटर में मेंशन था कि फैमिली आर्काइव्स में मार्शल आर्ट्स पर कई पुराने टोन्स थे जो उसके स्टडी के लिए तैयार थे। एक कैंडल के साथ यंग लकस डस्टी आर्काइव्स में गया, अपने पिता द्वारा मेंशन की गई बुक्स को ढूंढने। वो लेटर ही स्पार्क था।
इसने लकस को अपने फ्यूचर के लिए एक बोल्ड और एम्बिशियस प्लान मोशन में लाने दिया। प्रेजेंट में वापस मैंशन के बाहर से शाउट्स गूंज रहे थे, यंग लकस को बुला रहे थे। अंदर 2 मेड्स कंप्लेन कर रही थी। नोट करती हैं कि यंग लकस अपनी एज के बावजूद रोज किसी अननोन लोकेशन पर भाग जाता था। एक मेड ने दूसरे को चिंता न करने के लिए रीअश्योर किया, क्लेम किया कि उसे जल्द ही मैजिक की कमी के लिए एक्सपेल कर दिया जाएगा। तभी उन्होंने एक ट्रेमर महसूस किया। वो सोच रही थी कि क्या कोई अर्थ मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। इस बात से अनजान थी कि डिस्टर्बेंस का असली सरप्राइजिंग सोर्स क्या था। सीन कट होता है लोकस पर, जो ट्रेनिंग कर रहा था। एक सॉलिड स्टोन वॉल पर इमेंस फोर्स से लगातार पंच मार रहा था। फिर हमने यंग लकस को एक सीक्रेट केव के अंदर देखा, जिसे उसने ट्रेनिंग के लिए खुद पर्सनली एक्सकवेट किया था। उसने रिवील किया कि वो हाइडआउट सीधे उसके रूम के नीचे था, जो उसने खुद के हाथों से बहुत मेहनत से बनाया था। उसने एक्सप्लेन किया कि 6 महीने उसने इस स्पेस को खोदने में लगाए थे। उसे 4 डिस्टिंक्ट एरिया में डिवाइड किया था, एक स्टडी, स्टोरेज, एक ट्रेनिंग ग्राउंड और एक मेकशिफ्ट बाथरूम, जिसमें एक इनएक्सपेंसिव टब भी था। ट्रेनिंग एरिया कंप्लीट करने के बाद से वो हर दिन सीक्रेटली प्रैक्टिस कर रहा था, लगातार स्ट्रेंथ का पीछा कर रहा था। एक और ग्रोइलिंग ट्रेनिंग के दिन के बाद लकस अपने मेडिकल बाथ में सोक करने की तैयारी कर रहा था। पर्पल पानी स्प्लैश हुआ, उसकी डेप्थ से स्पेक्ट्रल फॉर्म्स उठ रहे थे, जो उसकी पोटेंट प्रॉपर्टीज का हिंट दे रहे थे। तब में रिलैक्स करते हुए उसने नोट किया कि ये मेडिकल बाथ उसके मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड था। उसने बताया कि 3 साल हो चुके थे जब उसने कैओटिक टेम्परिंग टेक्निक से ट्रेनिंग शुरू की थी। एज ए रिजल्ट वो अब इतना ड्यूरेबल हो गया था कि लेवल 5 या उससे कम के मैजिकल अटैक्स उसे स्क्रैच भी नहीं कर सकते थे। लकस ने स्टेट किया कि उसकी डिफेंस फाइनली सॉलिडिफाई हो रही थी। अब उसे अपने ऑफेंस पर कॉन्सेंट्रेट करना था। उसने अपनी कटाना निकाली, एक ट्रेनिंग डमी के अगेंस्ट अपनी स्किल्स को टेस्ट करने की तैयारी कर रहा था। अपनी ब्लेड पर फर्म ग्रिप के साथ उसने अपनी इंटेंट को फोकस किया, एक पावरफुल और प्रिसाइज स्ट्राइक देने के लिए तैयार था। पलक झपकने में उसने लंच किया, डमी पर अस्टॉनिशिंग और लीथल स्पीड से अटैक किया। उसकी आंखों में सालों की हार्ड ट्रेनिंग से कल्टीवेट की गई अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन और पावर झलक रही थी। स्वॉर्ड के अलावा वो दूसरे वेपन्स का भी मास्टर था, जिसमें स्पीयर भी शामिल था। अपने स्पीयर के साथ लकस आगे बढ़ा, ट्रेनिंग डमी पर एक माइटी ब्लो डिलीवर किया। डमी पर फिर स्विफ्ट प्रिसाइज अटैक्स की बौछार हुई, जिसने उसे पूरी तरह से ओवरवेल्म कर दिया। ट्रेनिंग टारगेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया कि वो फ्लोर पर टुकड़ों में कोलैप्स हो गया। अपनी टेक्निक में लेवल 4 तक पहुंचने के बाद उसने अपने फिस्ट को ट्रेनिंग देने के लिए कुछ टाइम डेडिकेट करने का डिसाइड किया। लकस ने रिफ्लेक्ट किया कि भले ही उसकी स्किल्स बहुत इंप्रूव हो गई थी, कुछ तो उसे लगातार परेशान कर रहा था। वो जानता था कि मार्शल आर्टिस्ट इवेंचुअली एक वॉल को हिट करते हैं और उसे पार करने का एक ही रास्ता एनलाइटनमेंट था। लेकिन ये इल्यूसिव एनलाइटनमेंट ज्यादातर प्रैक्टिशनर्स को रास्ते में ही गिव अप करने पर मजबूर कर देता था। लकस ने खुद को एक स्टोन पिलर के सामने पोजीशन किया, डिक्लेयर किया कि उसका अपना पाथ बहुत अलग होगा। यंग लड़के ने एक डीप ब्रेथ ली, अपनी सारी एनर्जी को पिलर पर एक पावरफुल स्ट्राइक अनलीश करने के लिए कॉन्सेंट्रेट किया। एक डिटर्मिन्ड गेज के साथ उसने अपनी हार्ड ट्रेनिंग के फ्रूट्स को डेमोन्स्ट्रेट करने की तैयारी की। उसने अपनी फिस्ट को अपनी पूरी माइट से अपने सामने के मैसिव स्टोन पिलर में स्मैश किया। इम्पैक्ट इमेंस था, पिलर हजारों फ्रैगमेंट्स में बिखर गया, जिससे धूल का एक बड़ा क्लाउड बन गया। मलबे के बीच लकस ने अपनी पावर के आउटकम को एक कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ ऑब्जर्व किया। उसकी फिस्ट टेक्निक लेवल 5 पर पहुंच गई, जो इसकी एवर ग्रोइंग स्ट्रेंथ और स्किल का एक क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन था। लकस ने फिर रियलाइज किया कि उसके लेवल सिर्फ इंक्रीज होते थे, उसके लिए कोई अपर लिमिट नहीं थी। ये उस डिवाइन ब्लेसिंग की वजह से थी जो उसे मिली थी, जिससे उसकी एबिलिटीज बिना एंड के इवॉल्व हो सकती थी। सडनली वॉल पर लगी एक क्लॉक बजने लगी, सिग्नलिंग कर रही थी कि ऑलमोस्ट मिडनाइट हो चुकी थी। उसे याद आया कि उसके फादर होल आज रात घर लौट रहे थे और उनकी फैमिली डिनर शेड्यूल थी। सीन फिर मैंशन की विंडो पर शिफ्ट होता है, रिवील करता है कि रात पहले ही हो चुकी थी। अब पूरी तरह ड्रेस्ड होकर लकस कॉरिडोर से मैंशन के डाइनिंग हॉल की तरफ चल रहा था। डोर ओपन करते ही उसे अपनी फैमिली स्पेशल डिनर के लिए असेंबल्ड मिली। उसके फादर होल ने नोट किया कि उनकी लास्ट मीटिंग को हाफ अ ईयर हो चुका था और उसे सीट लेने के लिए इनवाइट किया। स्माइल के साथ लकस एग्री हुआ और ग्रैंड डाइनिंग टेबल पर अपनी जगह की तरफ बढ़ा। पैट्रियाक ने अनाउंस किया कि एलन एकेडमी एक मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश कर रही थी और लकस को ऑलरेडी एनरोल कर लिया गया था। पोल ने उसे एनकरेज किया, डिफिकल्टी को एक्नॉलेज करते हुए, पर अपने बेटे के एग्जाम पास करने के पोटेंशियल में डीप फेथ एक्सप्रेस किया। लकस ने अपने थैंक्स ऑफर किए, वहीं उसकी सिस्टर जूलिया उसके साइड में काम खा रही थी। यंग लड़के ने अब्यूज किया कि उसे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, पर बिना अनड्यू अटेंशन अट्रैक्ट किए। अपनी हैंड को देखते हुए उसने कॉन्टेम्पलेट किया कि अपनी बढ़ती हुई पावर को बिना प्रॉब्लम कॉज किए कैसे बैलेंस किया जाए। उसकी सिस्टर ने फिर अपनी हैंड रेज की, डिक्लेयर किया कि वो भी उसके साथ एलन की मैजिक एकेडमी में अटेंड करेगी।
आती है। उसके फादर ने स्टेट किया कि वो बहुत यंग थी, लेकिन जूलिया ने काउंटर किया कि एलीट क्लास में कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यंग वुमन ने फिर रिवील किया कि उसे एकेडमी से एलीट क्लास के लिए ऑलरेडी एक ऑफर रिसीव हो चुका था और उसने लेटर प्रेजेंट किया। इंट्रीग्ड होकर हॉल ने लेटर लिया, अपनी डॉटर के इनक्रेडिबल क्लेम को कंफर्म किया। उसने जूलिया को प्रेज किया। उसने रिमार्क किया कि एक प्रोडिजी के रूप में उसकी रेपुटेशन बाकी जाने माने एलन एकेडमी तक पहुंच चुकी थी। जूलिया जॉय से बीम कर उठी। वहीं जेरेमी इंटेंस सीदिंग जेलसी के साथ देख रहा था। वो ब्लड बॉय सोच रहा था कि लूकस को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है और ये उसकी अपनी स्टैंडिंग को कैसे अफेक्ट करेगा। उसी मोमेंट एक पर्पल ग्लव्ड हैंड जेरेमी के शोल्डर पर रखा गया। उसके एंगर और एनवी को सूद करने की कोशिश कर रहा था। वुमेन ने उसे काम रहने को कहा। जेरेमी अनएक्सपेक्टेड टच से स्लाइटली स्टड हुआ। एक सेरीन लुक के साथ उसने उसे एडवाइस किया कि वो लूकस की सिचुएशन से कंसर्न ना हो। ये थी जेसिका रयान, जेरेमी की मदर, जिसने ऐड किया कि कोई गारंटी नहीं है कि लूकस एग्जाम भी पास कर पाएगा। एक मलेशियस स्माइल उसके लिप्स पर खेल रही थी, सजेस्ट कर रही थी कि वो लूकस के अगेंस्ट कुछ प्लॉट कर रही है। एक हफ्ता बाद उनके सफर की सुबह आ गई। परिवार गेट पर इकट्ठा हुआ विदाई के लिए। लूकस और जूलिया की मम्मी ने उन्हें गले लगाया, बोली ध्यान से रहना बेटा, और वादा किया कि जल्दी स्पेशल पुडिंग लेकर मिलने आएंगी। फिर उन्होंने दोनों के हाथ में एक चमकता सोने का सिक्का रखा। ये कीमती निशानी थी, एक गुड लक चार्म जिसे भूलना नहीं था। मम्मी ने बताया कि ये सिक्का बॉन्ड डायनेस्टी का एक पुराना रेलिक है। इस डायनेस्टी ने 10,000 साल पहले पूरी दुनिया को एकजुट किया था। उनके पापा ने आगे बताया कि सिक्के की एक तरफ पहले सम्राट मार्स की तस्वीर है और दूसरी तरफ उनका वो फेमस हथियार बना हुआ है। लूकस, हमारा प्रोटैगनिस्ट, तुरंत सम्राट का चेहरा पहचान गया। ये वही मस्कुलर स्पिरिट था जिसने उसे एक बार ब्लेस किया था। दोनों पेरेंट्स ने उससे समझाया कि ये सिक्का हमेशा अपने पास रखे, ये गुड लक का एक परमानेंट सोर्स है। लड़का पूरी तरह से शुक्रगुजार था। उसे लगा कि वो ब्लेस्ड है क्योंकि उसे अपनी दोनों लाइफ में इतनी प्यारी फैमिली मिली। फाइनली गुड बाय बोलकर भाई बहन निकल पड़े। उन्होंने अपनी एकेडमी की लंबी जर्नी शुरू कर दी थी। कुछ घंटों बाद जब शाम होने लगी तो कोचमैन ने कहा कि अब रात के लिए कैंप लगाने का टाइम आ गया है। रात पूरी तरह से छा चुकी थी। एक चमकता फुल मून अपनी सिल्वर लाइट उस खाली जगह पर डाल रहा था। पोचमैन फोरोन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर सुबह जल्दी निकले तो वो एकेडमी के शहर डाकू पहुंच जाएंगे। अगली सुबह जूलिया एक्साइटमेंट से भरी थी। उसने पूछा कि डाकू में क्या क्या इंटरेस्टिंग जगह और एक्टिविटीज हैं। पोरोन ने बताया कि डाकू अपने एनुअल मैजिकल डॉजबॉल टूर्नामेंट के लिए फेमस है जो स्प्रिंग में होता है। उसने ये भी कहा कि ये जगह फूडीज के लिए जन्नत है। यहाँ कई तरह के टेस्टी लोकल डिशेज मिलते हैं। जूलिया के मुंह में ये सुनकर पानी आ गया। उसका भाई उसे चिढ़ाने लगा कि वो लार टपका रही है। अचानक लूकस को हवा में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसका चेहरा गंभीर और अलर्ट हो गया। उसकी तेज सेंस से उसे 12 घोड़ों और 13 राइडर्स की आवाज सुनाई दे रही थी जो तेजी से पास आ रहे थे। लूकस ने फोरोन की तरफ देखा और पूछा, क्या इस रास्ते पर डाकू बहुत आते हैं? उसे अपनी सेंस पर पूरा भरोसा था जो उसकी यूनिक ट्रेनिंग से और तेज हो गई थी। वो जानता था कि ये सिर्फ उसका वहम नहीं है। प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि सिचुएशन खतरनाक है। वो लोग कम थे और घनी जंगल में कमजोर पड़ सकते थे। उसने टाइम वेस्ट नहीं किया और सबको वार्न किया कि कोई मिस्टीरियस ग्रुप तेजी से आ रहा है, सबको तैयार रहना होगा। फोरन और बाकी सब ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। उन्हें सिर्फ जंगल की जानी पहचानी आवाजें सुनाई दे रही थी और कुछ नहीं। उनके कंफ्यूजन के बावजूद एक गार्ड जो हमेशा चौकन्ना रहता था, उसने अपनी तलवार निकाली। उसकी पकड़ मजबूत और तैयार थी। पोरन ने सावधानी बरती। उसने चिल्लाकर अपने आदमियों को हथियार उठाने को कहा। वो एक अनसीन आने वाले क्लैश के लिए तैयार हो रहा था। पोचमैन को शायद लड़के की दूरदर्शिता समझ नहीं आई, लेकिन उसने पछतावे के बजाय समझदारी चुनी। तभी घोड़ों पर सवार कुछ आउटलॉज पेड़ों के पीछे से निकले। वो फुल गैलप में उनके कैंप की तरफ चार्ज कर रहे थे। एक गार्ड ने हैरान होकर हाँफते हुए कहा, डाकू सच में आ गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे लड़के ने बताया था। डाकुओं का लीडर अपने नए शिकार को देखकर खुशी से हंसा। तभी एक सबऑर्डिनेट ने अपनी चीफ की अचूक इंस्टिंक्ट की तारीफ की। एक और डाकू ने गंदी नजर से देखते हुए कहा कि लड़की अच्छी कीमत दिलवाएगी, और लड़के को उसने जोड़ा, कुछ क्लाइंटल पसंद करेंगे। पोरोन आगे बढ़ा। उसकी आवाज गरज रही थी। उसने पूछा, क्या तुम नोबिलिटी पर हमला करने के अंजाम समझते हो? लीडर ने बस हंसते हुए कहा और अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि उन 2 यंग टारगेट के अलावा सबको खत्म कर दो। जैसे ही डाकू आगे बढ़े, एक गार्ड चिल्लाया। उसने कसम खाई कि वो स्ट्रगल में फोरोन को कवर देगा। एक डाकू ने क्रूर मुस्कान के साथ अपनी तलवार उठाई। वो फैमिली के प्रोटेक्टर्स पर वार करने को तैयार था। अगली ही पल स्टील से टकराया। खनकने की तेज आवाज शांत अंधेरे जंगल में गूंज उठी। घोड़ों पर सवार एक गार्ड ने एक तेज और सटीक वार से एक डाकू को अपनी स्पीयर से मार गिराया। अपने साथी को मरते देख डाकू लीडर का चेहरा गुस्से से भर गया। पोरोन ने भी अपनी काबिलियत दिखाई। उसकी ब्लेड अब खून से लाल हो गई थी क्योंकि उसने कई अटैकर्स को गिरा दिया था। दृढ़ नजर से उसने जूलिया की तरफ देखा। उसे यकीन दिलाया कि वो बचे हुए दुश्मनों को संभाल लेगा।
फिर अटूट हिम्मत के साथ वो लड़ाई में कूद पड़ा, बचे हुए डाकुओं से अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगा। पोरोन ने यंग मास्टर से रिक्वेस्ट की कि वो जूलिया को लेकर भाग जाए, उनकी जान बचनी चाहिए। अचानक लोकोस को डर से भरी एक तेज चीख सुनाई दी। उसका चेहरा तुरंत डर से भर गया। एक डाकू ने फायर मैजिक का एक जोरदार ब्लास्ट किया। एक जलता हुआ फायरबॉल आया और फैमिली गॉड्स को जलाकर राख कर दिया। डाकू लीडर ने खुद को एक मेज बताया। पोरोन ने डर के मारे देखा कि कैसे वो डिस्ट्रक्टिव फायर मैजिक भड़क रहा था। कोचमैन ने फिर चिल्लाकर दोनों बच्चों को जंगल में भागने को कहा। उसने वादा किया कि वो डायवर्जन बनाएगा, लेकिन एक कमजोर पल में पोरोन को एक घातक वार लगा और उस पर लाल खून फैल गया। अपने दोस्त को गिरते देख लूकस ने पोरोन का नाम चिल्लाया। ये पूरी तरह से निराशा की आवाज थी। हमलावरों से घिरे हुए घायल कोचमैन घुटनों पर गिर पड़ा। वो लड़ाई जारी नहीं कर सका। डाकू लीडर ने अपनी तलवार ऊंची उठाई। वो गिरे हुए आदमी को निर्णायक फाइनल वार देने को तैयार था। पोरोन ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। उसने मान लिया कि उसका बहादुर मुकाबला अब खत्म हो गया है। लेकिन वार पड़ने से पहले एक तेज मिस्टीरियस शैडो बीच में आई। उसने हमले को रोका और कोचमैन को बचा लिया। डाकू पीछे हटे। अचानक वो इस इंटरवेंशन से हैरान थे। वो सोच रहे थे कि ये कौन सी अजीब ताकत अभी अभी आई है। फिर गोल्डन लाइट की धारियां हवा में लहराईं। डाकुओं पर अजीब घातक प्रिसीजन के साथ वार कर रही थी। हर चमकदार प्रोजेक्टाइल ने अपना निशाना पाया, वाइटल पॉइंट्स पर वार किया और दुश्मनों को तुरंत गिरा दिया। एक चमकती फ्लैश में मिस्टीरियस लाइट बेस्ड अटैक्स ने बचे हुए गुंडों को जल्दी से खत्म कर दिया। लूकस का हाथ सामने आया, जो अब एक चमकती रेडिएंट गोल्डन एनर्जी से चमक रहा था। उसने कहा कि उसकी ट्रेनिंग काफी काम की साबित हुई। इन आम डाकुओं को तो उसने तुरंत खत्म कर दिया। डाकू लीडर गुस्से से भड़क उठा, चिल्लाकर पूछने लगा कि किसने उसके आदमियों को गिराने की हिम्मत की। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था जब उसे एहसास हुआ कि उसकी पूरी टीम कुछ ही पलों में खत्म हो गई थी। फिर उसने अपनी मैजिक स्टाफ उठाई। उसका इरादा था कि वो अपनी पूरी फ्यूरी उस हेल्पलेस कोचमैन पर छोड़ देगा। एक गुर्राहट के साथ एक बहुत बड़ा फायरबॉल उसकी स्टाफ से निकला, जो पोरोन की तरफ तेजी से बढ़ रहा था ताकि उसे हमेशा के लिए खतरा न बची होने पर कोचमैन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया। इस बात से सुकून पाया कि बच्चे बच जाएंगे। एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आई। उसने खामोशी से ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि उसे उन दोनों को बचाने का मौका मिला। लेकिन हमारा हीरो अचानक फौरन के सामने आया और उसने उस जलते हुए प्रोजेक्टाइल को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। एक शानदार छलांग और अपनी कलाई के एक तेज झटके से उसने उस बड़े फायरबॉल को रात में दूर रीडायरेक्ट कर दिया। पोरोन देखता रहा, पूरी तरह अवाक। उसकी आंखों में आंसू भर आए। इस अविश्वसनीय नज़ारे को देखकर उसकी आवाज़ कांप रही थी। जब उसने यंग मास्टर को पुकारा, वो ऐसे नामुमकिन काम से हैरान था। डाकू लीडर भी उतना ही हैरान था। वो सोच रहा था कि उसका पावरफुल फायरबॉल आखिर कैसे गायब हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो अपने हीरो पर एक और खतरनाक स्पेल छोड़ने की तैयारी कर रहा था। लेकिन लकिस, जिसकी आंखें अंदर की पावर से चमक रही थीं, उसने शांत होकर डिक्लेयर किया कि डाकू का टाइम अब खत्म हो चुका है। एक पल में प्रोटोकैग्निस्ट आगे बढ़ा। उसने डाकू लीडर को एक चमकदार, तबाह कर देने वाला पंच मारा। इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त था। आदमी खून के छींटों में बदल गया, जैसे ही एक शॉकवेव तेजी से पूरे खाली एरिया में फैल गई। पुरॉन पूरी हैरानी से इस सीन को देखता रहा। यंग मास्टर की पावर के बारे में सवाल हकला रहा था। एक कॉन्फिडेंट जीत वाली स्माइल के साथ लड़के ने बस रिप्लाई किया कि उसमें मार्शल आर्ट्स के लिए एक नेचुरल टैलेंट लगता है। कोचमैन इमोशन में खुलकर रो पड़ा। यंग मास्टर की अब की इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ देखकर वो अभिभूत था। अचानक लकिस को एक अजीब प्रेजेंस महसूस हुई और वो और फौरन दोनों एक नए अनजाने खतरे के लिए तुरंत अलर्ट हो गए। घूमते में धुएं और धूल के बीच एक डार्क मेलोवलेंट प्रेजेंस इकट्ठा होने लगी। डाकू लीडर के अवशेषों से एक स्केलेटल क्रीचर निकला। उसके नुकीले पंजे थे और एक पल्सिंग पर्पल ओरा उसके चारों ओर था। उसकी अजीब खोपड़ी और तेज चमकती आंखों ने कोई शक नहीं छोड़ा। ये पूरी तरह से एक पुरानी मेलोवलेंट शक्ति थी। मॉन्स्टर ने एक भयानक दहाड़ मारी, अपने नुकीले दांत दिखाए, हमला करने को तैयार था। वो चीखा, दोनों को तबाह करने की धमकी दी। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा था। मॉन्स्टर ने अपनी जानलेवा धमकी फिर से दोहराई। खुद को समेटते हुए एक खतरनाक हमला करने वाला था। अपना प्रोटोकैग्निस्ट पूरा अलर्ट था। समझ गया था कि इस क्रीचर से जल्दी निपटना होगा। उसे पता था कि जूलिया ये सब नहीं देख सकती। उसने अकेले ही मॉन्स्टर को खत्म करने का फैसला किया। अचानक क्रीचर ने अपने नुकीले पंजे चलाए, नौजवान को चीरने की कोशिश की, लेकिन वो नौजवान ज्यादा तेज था। मॉन्स्टर्स फुरॉन के ऊपर से कूदकर वार से बच गया। वो नीचे आया और एक जोरदार रोशनी से भरा पंच मॉन्स्टर के सिर पर मारा। प्रोटोकैग्निस्ट ने वार को लगते देखा, उम्मीद कर रहा था कि इससे क्रीचर गिर जाएगा। उसका हाथ अभी भी पर्पल चमक रहा था। उसने किसी भी पलटवार के लिए खुद को तैयार कर लिया। तभी एक डार्क रेड एनर्जी की वेव उसकी तरफ बढ़ी, बहुत जबरदस्त और डरावनी फोर्स के साथ। फिर डार्क चैंस निकली और गिरे हुए बैंडिट्स की लाशों को जकड़ लिया।
क्रीचर ने लाशों को अब्जॉर्ब कर लिया और एक और भी ज्यादा डरावनी और पावरफुल एंटिटी में बदल गया। उसके माथे पर एक चमकता हुआ पर्पल स्नेक सिंबल आ गया, जिससे उसकी नई पावर का सोर्स पता चला। अपना प्रोटोकैग्निस सोचने लगा कि क्या ये सिंबल अनडेड को कंट्रोल करने की चाबी है। मॉन्स्टर ने अपनी पर्पल जीभ से होंठ चाटे। नौजवान पर अपनी पूरी ताकत आजमाने की तैयारी कर रहा था। कई सारे हाथों और पैरों के साथ वो क्रीचर अजीब तरह से अपने हीरो की तरफ भागा। नौजवान ने सोचा कि अगर नॉर्मल अटैक्स काम नहीं करते तो उसे कोई नई टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। अपने हाथों में एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करके उसने मॉन्स्टर पर लाइट बेस्ड स्ट्राइक्स की तेजी से बौछार कर दी। अटैक सीधा क्रीचर के माथे पर बने सिंबल पर लगा और एक शानदार लाइट का एक्सप्लोजन हुआ। प्रोटोकैग्निस ने मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक यूज करने की तैयारी की। एक एक्सप्लोजिव ओरा पैन के साथ उसने अपनी सारी जमा की हुई पावर से सिंबल पर वार किया। उस जबरदस्त वार से एक बहुत बड़ी गोल्डन लाइट की बीम निकली, जिसने क्रीचर को आर पार कर दिया। पर्पल सिंबल पर सीधा वार लगा और अटैक की जबरदस्त फोर्स से वो चटकने लगा। एक पल बाद वो मार्क हजारों टुकड़ों में बिखर गया और मॉन्स्टर बिखरना शुरू हो गया। क्रीचर खत्म होने के बाद नौजवान ने देखा कि उसकी परछाई हवा में राख बनकर घुल गई। इंटेंस बैटल के बाद थका हुआ प्रोटोकैग्निस जमीन पर बैठ गया, अपनी ताकत वापस पाने के लिए। उसने राहत की सांस ली। शुक्रगुजार था कि उसने मॉन्स्टर को हरा दिया और सबको बचा लिया। उसकी बहन जूलिया दौड़कर उसके पास आई, ये देखने की इतनी मुश्किल लड़ाई के बाद वो ठीक है नहीं। वो उसकी बाहों में कूद पड़ी, उसे अकेले सारे बैंडिट्स को हराने के लिए बधाई दी। पुरॉन जो दूर से सब देख रहा था, वो पूरी तरह सन्न था, समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। अचानक प्रोटोकैग्निस को किसी और की प्रेजेंस महसूस हुई। वो फॉरेस्ट की तरफ पूरी अलर्टनेस के साथ मुड़ा। एक घोड़ा हिनहिनाया और नौजवान समझ गया कि उनका ग्रुप अकेला नहीं था जिस पर बैंडिट्स ने हमला किया था। एक सफेद बालों वाली नौजवान लड़की घोड़े पर दिखी। उसके चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही थी। उसे बांधा गया था और मुंह पर पट्टी बंधी थी। अपना हीरो उसकी हालत देखकर हैरान रह गया। एक डार्क चेंबर में कई सारी लाशें उल्टी लटकी हुई थी। उनका लुक बहुत भयानक था। एक नुकीले फैंग्स वाला क्रीचर उनसे टपकते रेड लिक्विड को लालच से चाट रहा था। ये वही औरत थी जो अल्टार पर थी। अब उसे पता चला कि सब्जेक्ट नंबर 44 को किसी अननोन हाथ ने खत्म कर दिया है। उसने फैसला किया कि अपनी पावर रिस्टोर करना उसकी टॉप प्रायोरिटी है और एक डार्क मिस्टीरियस पूल में उतर गई। रात बढ़ती गई। घटता हुआ चांद ग्रुप के कैंप पर आसमान से रोशनी डाल रहा था। कैंप में वापस जूलिया को पता चला कि सफ़ेद बालों वाली लड़की का नाम मेयरस्ता है। लकस को ये नाम जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इसे पहले कहाँ सुना है। रेस्क्यू की गई नौजवान लड़की ने कहा कि उसका फैमिली नेम भी उसे जाना पहचाना लग रहा था। पुरॉन ने फिर समझाया कि दोनों राखू शहर के पास रहने वाले नोबल हाउसेस थे। जूलिया ने फिर सोचा कि वो लड़की फॉरेस्ट में उन बैंडिट्स के हमले का शिकार कैसे बन गई। उसकी आंखों में आंसू थे। नौजवान लड़की उन दुखद घटनाओं को सुनाने लगी जिनकी वजह से वो वहां पहुंची थी। उसे बैंडिट लीडर की हंसी याद आई जब उसने बेरहमी से उसके कैरेज पर हमला किया था। उसके गार्ड्स एक एक करके बैंडिट मेज की आग से हार गए, खुद को बचा नहीं पाए। उसकी लेडी इन वेटिंग ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे बैंडिट्स घोड़े पर बिठाकर ले गए। सफ़ेद बालों वाली लड़की को उस आग के बीच अपने दोस्त की बेबसी याद आई। उसने बताया कि अपना नोबल स्टेटस बताने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बैंडिट्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने साफ किया कि बैंडिट्स का इकलौता मकसद उस इलाके के नोबल फैमिली के बच्चों को किडनैप करना था। अपना प्रोटोकैग्निस ने उसे तसल्ली दी, कहा कि अब सब खत्म हो गया है क्योंकि उनसे निपट लिया गया है। वो सोच में डूब गया, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इस एरिया में असल में क्या चल रहा है। पुरॉन पास आया। उसने बताया कि दोनों यंग लेडीज इतनी उथल पुथल वाली रात के बाद आराम करने चली गई हैं। नौजवान ने फिर कोचमैन से रेस्क्यू की गई लड़की की स्टोरी के बारे में उसकी राय पूछी। पुरॉन को लगा कि वो ऐसे प्रोफेशनल से डील कर रहे थे जो काफी समय से नोबल बच्चों को टारगेट कर रहे थे। नौजवान ने सोचा कि ऐसे बैंडिट्स जो मैजिक और मरे हुए लोगों को कंट्रोल करने की पावर रखते हैं, ये बहुत अनयूजुअल है। पोजमैन का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने उस रात की घटनाओं के इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचा। उसने नतीजा निकाला कि कोई भयानक डिमन ही सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहा होगा, इन पपेट्स को शैडोज से कंट्रोल कर रहा होगा। पुरॉन ने कहा कि वो सब कुछ मास्टर को रिपोर्ट करेगा और जोड़ा की रस्ता फैमिली का कोऑपरेशन बहुत इनवैल्यूबल होगा। प्रोटोकैग्निस ने फिर सजेस्ट किया कि उन्हें अपने प्लान्स बदल लेने चाहिए ताकि उनके सफ़र में और कोई ट्रबल ना हो। अगले दिन ग्रुप डाकू शहर पहुंचा, लेकिन रुकने का उनका प्लान तुरंत कैंसिल हो गया। नौजवान ने समझाया कि शहर में कुछ बैंडिट्स अभी भी हो सकते हैं, इसलिए सीधे अकेडमी जाना ज्यादा सेफ रहेगा। उसने अपनी बहन और नई दोस्त से समझने को कहा कि ये सावधानी सबकी सेफ्टी के लिए है।
सफ़ेद बालों वाली नौजवान लड़की अपने हीरो के फैसले से सहमत थी कि और रिस्क से बचना चाहिए। प्लान्स बदलने से प्रोटोटैगनिस्ट की बहन के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसने वादा किया कि वापसी के सफ़र में वो उसे जो कुछ भी खाना होगा खिलाएगा। इस वादे से लड़की का मूड ठीक हो गया और रेस्क्यू की गई नौजवान लड़की मुस्कुराई। भाई बहन के इस क्लोज बॉन्ड को देखकर पुरॉन ने उनके शहर में एंट्री की अनाउंसमेंट किए और पूछा कि क्या आखिरी मुहाने है, उन्हें यही उतर के आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। दोनों भाई बहन फिर कैरेज से सर बाहर निकालकर डाकू का नज़ारा देखने लगे। डाकू शहर की खूबसूरती और उसकी विशालता देखकर दोनों भाई बहन हैरान रह गए। शहर में जिंदगी की हलचल थी, लोग सड़कों पर भरे हुए थे और मर्चेंट्स अपना सामान बेच रहे थे। एक पिता अपने बेटे को कंधों पर बिठाकर इस लाइवली शहर में घूम रहा था। सफ़ेद बालों वाली नौजवान लड़की मुस्कुराई, कमेंट किया कि ये जगह कितनी वाइब्रेंट और एनर्जेटिक है। ल्यूकस और जूलिया ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी नई दोस्त के साथ चैट और एंजॉय किया। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि शहर का एटमॉस्फेयर उसे अपनी पिछड़ी लाइफ की बहुत याद दिला रहा था। लकड़ी का आर्किटेक्चर और कोबलस्टोन स्ट्रीट्स शहर को एक यूनिक और स्पेशल चार्म दे रही थी। अचानक एक अजीब से क्लाउन डॉल ने दोनों लड़कियों को डरा दिया और वो डर के मारे चीख पड़ी। लेकिन अपना हीरो जल्दी से ढेर सारी स्वीट्स और पेस्ट्रीज ले आया ताकि उनका मूड ठीक हो जाए और सबका हौसला बढ़े। सफ़ेद बालों वाली नौजवान लड़की ने जूलिया को एक डोनर दिया जिसे उसने बड़े मज़े से खाया। एक संतुष्ट स्माइली के साथ नौजवान ने दोनों लड़कियों को अपनी ट्रीट एंजॉय करते देखा। फिर कैरेज शहर की सड़कों से अपना सफ़र जारी रखी, मैजिक एकेडमी की तरफ बढ़ रही थी। पोर्टन एक बड़े से गेट के सामने रुका, उन्हें बताया कि वो उन्हें बस यहीं तक ले जा सकता था। प्रोटैगनिस्ट ने उसे तसल्ली दी, वादा किया कि वो अपनी बहन जूलिया को किसी भी नुकसान से बचाएगा। लड़की ने फिर उसे गले लगाया, ऐलान किया कि वो भी उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ और मैजिक से बचाएगी। एक स्माइल के साथ नौजवान ने अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा, कहा कि वो उस पर भरोसा कर रहा है। पोर्टर ने सीन से इमोशनल हो गया, भाई बहन के प्यार और एक दूसरे के प्रति समर्पण की गहराई समझ गया। रेस्क्यू की गई नौजवान लड़की को यह अजीब लगा कि वो अपनी छोटी बहन को इस तरह उसे प्रोटेक्ट करने की इजाज़त दे रहा था। कोचमैन ने फिर उन्हें अलविदा कहा, देखते हुए कि तीनों नौजवान एकेडमी की तरफ चल पड़े। सफ़ेद बालों वाली लड़की ने सोचा कि वो कितने अच्छे थे और सामने एकेडमी की तरफ इशारा किया। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराया, अपनी यात्रा में इन दोनों से मिलने की अपने गुड फॉर्च्यून पर सोच रहा था। सफ़ेद बालों वाली लड़की भी खुश थी, शर्मा रही थी जब वो सोच रही थी कि उन्होंने उसकी कितनी मदद की थी। अचानक नौजवान को पिछली रात की एक बात याद आई जहां फोर्टन ने सिचुएशन क्लियर की थी। कोचमैन ने बताया था कि नौजवान औरत माया कभी अपने प्रोटैगनिस्ट की फियांसी थी जब वो बच्चे थे। हालांकि डिवाइन रिचुअल के बाद एंगेजमेंट टूट गई क्योंकि उसमें कोई मैजिकल टैलेंट नहीं था। कार्मेन एम्पायर में डाकू सिटी के अंदर एक बहुत बढ़िया एलन मागी एकेडमी थी। ये एम्पायर की 3 सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन में से एक थी। एडमिशन के 1 साल बाद फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम देना पड़ता था। ये उनके एकेडमिक डिपार्टमेंट्स तय करने का एक तरह का टेस्ट होता था। लेकिन जो स्टूडेंट्स बहुत एक्सेप्शनल होते थे उनके लिए एक फास्ट पाथ था, वो अपने क्लासमेट से पहले ग्रेजुएट हो सकते थे। दरअसल अगर कोई स्टूडेंट एक टफ सर्टिफिकेशन एग्जाम पास कर लेता था तो उसे अर्ली ग्रेजुएशन मिल जाती थी, जिससे ये 1 साल का करिकुलम बाईपास हो जाता था। अब वो दोनों भाई बहन देख रहे थे कि बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स टफ एडमिशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। जूलिया को थोड़ी उदासी हुई, वो सोच रही थी कि काश वो अपनी नई दोस्त के साथ ये टेस्ट दे पाती। उसके भाई ने उसे आराम से याद दिलाया कि उनकी दोस्त तो अपना एग्जाम दे चुकी है, अब वो अपने परिवार के पास सेफ है। उसने जूलिया को अपने आने वाली टेस्ट पर कॉन्सेंट्रेट करने को कहा। उसने कहा कि अगर सब पास हो गए तो वो अपनी दोस्त से रोज मिलेंगे। जूलिया इतनी खूबसूरत थी कि सबकी नजरें उसी पर थीं। लोग फुसफुसा रहे थे कि क्या ये लड़की भी एंट्रेंस एग्जाम देने आई है। देखने वाले बोले कि वो तो 6 साल से बड़ी नहीं लग रही, और उसका भाई सबने माना बहुत हैंडसम था। एक लड़का उन्हें देख रहा था और जलते हुए बोला, काश मेरी भी इतनी प्यारी छोटी बहन होती। तभी पर्पल बाल वाली एक कमाल की औरत पास आई। छोटी जूलिया की नज़र तुरंत उस पर पड़ी। उस औरत ने खुद को मीना बताया। वो आलन मागी एकेडमी की स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट थी। मीना मुस्कुराई और मज़े से पूछा कि क्या ये छोटी लड़की अपने बड़े भाई के साथ चोरी छिपी आ गई है। जूलिया ने गर्व से तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि वो भी एडमिशन एग्जाम देने आई है अपने भाई के साथ। मीना के चेहरे पर कुछ पहचान का भाव आया। क्या ये वही लड़की थी जिसे एलीट क्लास के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर मिला था? फिर वो समझदारी से मुस्कुराई। उसने अपनी शक की बात पक्की कर ली। ये लड़की एक असली प्रोडिजी है और एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट बनेगी।
मीना आराम से घुटने के बल बैठी और पूछा कि क्या वो जूलिया है जो इस रीजन के फेमस नोबल रयान परिवार से है। जूलिया चौंक गई। उसने पूछा कि उस औरत को उसका नाम और फैमिली इतनी आसानी से कैसे पता है। मीना ने जूलिया को वार्मली रजिस्ट्रेशन एरिया में बुलाया और अपने बगल में खड़े लड़के को पूरी तरह भूल गई। छोटी जूलिया हमेशा की तरह ऑब्जर्वेंट बोली और मीना को आराम से याद दिलाया कि उसके भाई को भी एडमिशन एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है। मीना के गाल शर्म से लाल हो गए। उसे अपनी ओवरसाइट का एहसास हुआ। वो सामने खड़े हीरो को तो पूरी तरह भूल ही गई थी। वो लड़का फिर मेज का मजाक उड़ाने लगा, बड़बड़ाते हुए बोला कि मैजिक एकेडमी में जाना तो बस लूडिक्रस है। उसके दिमाग में मैजिक्स खुद को सुपीरियर मानते होंगे, लेकिन उसके लिए वो बस इनसिग्निफिकेंट इंसेक्ट्स थे। उसने सोचा कि जेरेमी जैसे लूजर्स और वो अजीब मॉन्स्टर कभी उसकी ओवरवेलमिंग माइट का सामना नहीं कर सकते। वो बड़बड़ाया। उसे यकीन था कि वो यहाँ अपना कीमती टाइम वेस्ट कर रहा है। सब अपने पेरेंट्स की अच्छी इंटेंशंस की वजह से स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि वो अपने थॉट्स जोर से बोल रहा है। अचानक मिली इस अटेंशन से वो फ्लस्टर्ड हो गया। मीना ने अपनी ओवरसाइट के लिए तुरंत अपोलोजाइज किया, फिर उसका नाम लेकर उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करनी चाहिए। लुक्स। अचानक उसे एहसास हुआ कि सब उसे ही देख रहे हैं, तो उसने अपनी बढ़ती इरिटेशन छुपाने की कोशिश की। मीना ने उन्हें अपने पीछे आने के लिए बुलाया। उसने ऑफर किया कि वो खुद उन्हें एग्जामिनेशन हॉल तक गाइड करेगी। प्रोटैगनिस्ट ने थोड़ी राहत से नोट किया कि वो उन कुछ ही लोगों में से थी जो उसे प्रेजुडाइज से नहीं देखती थी। जल्दी वो ग्रुप एक बड़े हॉल में पहुंचा जहां पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले एग्जाम के लिए जमा हो चुके थे। अपनी कलाई को आराम से घुमाते हुए मीना ने एम्बलम्स बनाए और सबको बांट दिए। उसने सबको इंस्ट्रक्ट किया कि वो काउंसिल मेंबर के साथ रजिस्टर करे। उसने क्लियर किया कि एग्जाम नंबर हर एम्बलम पर लिखा हुआ है और ये पूरे टेस्ट के दौरान विजिबल रहना चाहिए। उसने बताया कि एग्जामिनेशन 3 अलग अलग फेज में होगा। पहला मैजिकल पोटेंशियल का मेजरमेंट, उसके बाद एलिमेंटल कॉम्पैटिबिलिटी का असेसमेंट और आखिर में डिस्ट्रक्टिव पावर का डेमोन्स्ट्रेशन होगा। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने फिर पूछा कि क्या मार्शल आर्ट्स के डिपार्टमेंट में जाने वालों के लिए टेस्टिंग प्रोसीजर सेम रहेगा। वो धीरे से बड़बड़ाया। उसे शक था कि एकेडमी शायद मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड टेस्ट बनाना बहुत आलसी रही है। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और सबको एक मार्शल आर्टिस्ट की असली माइट दिखाने की तैयारी की। उसका रिजॉल्व पक्का हो गया। वो मार्शल आर्ट्स की ओवरवेलमिंग पावर दिखाएगा और उनकी नैरो माइंडेड प्रिजुडिसेस को पूरी तरह तोड़ देगा। एक इंस्ट्रक्टर की आवाज गूंजी। उसने पहले टेस्ट के कमेंसमेंट का ऐलान किया। स्टूडेंट्स को एक चमकते मैजिकल ऑर्ब के पर हाथ रखने को कहा। जब हमारे हीरो की बारी आई तो इंस्ट्रक्टर ने उसे खुलेआम डिस्टेंस और कॉन्टेम्प्ट से देखा, लेकिन अगले रिजल्ट से वो आदमी पूरी तरह स्टन रह गया। उसने ऐलान किया कि ऐसा फिनोमेना शायद मिलियन में एक बार ही देखने को मिलता है। उस लड़के का मैजिकल पोटेंशियल बिल्कुल जीरो आया और पूरे हॉल में तुरंत क्रूर रिडिक्यूल की लहर दौड़ गई। उसने एक वैरी साय भरी। उसे लगा जैसे वो फिर से वही सब झेल रहा है जो उसके चाइल्डहुड में हुआ था। अगले नंबर पर पर्पल बाल वाली लड़की आगे आई। उसने अपना हाथ चमकते स्फीयर पर रखा अपना मैजिकल पोटेंशियल नापने के लिए। बाकी स्टूडेंट्स गैस्ट कर गए जब मैजिकल स्फीयर से एक डिस्टिंक्ट पर्पल लाइट निकला और हवा में फैल गया। वो वाइब्रेंट पर्पल लाइट जिसमें से 7 पोटेंशियल बता रही थी और तुरंत उसे फर्स्ट क्लास स्टूडेंट बना दिया। हमारे प्रोटैगनिस्ट को हालांकि ये एक्साइटमेंट समझ नहीं आया। उसके लिए ऐसा रिजल्ट कुछ खास नहीं था। फिर उसने अपनी सिस्टर को आवाज दी। उसे कहा कि वो खुद को रोके नहीं बल्कि सबको अपनी जेन्युइन पावर दिखाए। लड़की ने दोनों हाथों से स्फीयर को पकड़ा, पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करते हुए अपनी इनर एनर्जी को अनलीश करने की तैयारी की। फिर स्फीयर से एक बहुत तेज चकाचौंध कर देने वाली गोल्डन लाइट निकलने लगी, जिससे सबको अपनी आंखें अवर्ट करनी पड़ी। गोल्डन लाइट की एक टावरिंग बीम ऊपर की ओर गई, हॉल की सीलिंग को पियर्स करते हुए। सब उस पावर के डिस्प्ले से पूरी तरह ऑस्ट्रक रह गए। बाकी स्टूडेंट्स प्रोफाउंड डिसबिलीफ से घूर रहे थे। उन्हें रिकॉन्साइल नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहे थे वो रियलिटी कैसे हो सकती है। उस डैजलिंग लाइट के अंदर डल नंबर मटेरियलाइज हुआ। इसका मतलब बिल्कुल मैक्सिमम मैजिकल पोटेंशियल है। उसकी एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट से मेस्मराइज होकर सब ने उस लड़की को प्रोडिजीज में एक असली प्रोडिजी बताया। टेस्ट के बाद लड़की मुस्कुराई, अपने रिजल्ट से खुश थी और प्राउड अकम्पलिशमेंट से अपने भाई को देखा। वो उछलकर उसके पास गई, ईगली पूछा कि क्या पोटेंशियल टेस्ट में वो इनक्रेडिबल थी। लड़की ने उसे वार्मली प्रेज किया, उसे भरोसा दिलाया कि ऐसे टैलेंट के साथ वो एक दिन एक ग्रेट आर्ट पियानिस्ट बनेगी। 2 एनवे स्टूडेंट्स हमारे प्रोटैगनिस्ट का धीरे धीरे मॉक करने लगे, लेकिन एक डिसर्निंग फ्रेंड ने उन्हें स्विफ्टली साइलेंस करा दिया। प्रोटैगनिस्ट ने मन ही मन नोट किया कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही अनफोल्ड हो रहा था और अब कोई कन्फ्रंटेशन शुरू करने का मतलब नहीं था। उसे समझ आ गया था कि जब तक जूलिया का टैलेंट ऐसे ही ब्रिलियंटली शाइन करता रहेगा, उसकी अपनी स्कूल लाइफ प्लेजेंटली पीसफुल रह सकती है।
अपनी सिस्टर के इनहेरेंट टैलेंट को एम्पलीफाई करने के लिए उसके सारे आर्डुअस एफर्ट्स आखिर में अपना डिजायर्ड फ्रूट यील्ड कर रहे थे। उसने सीक्रेटली पावरफुल मेजेस की कॉन्सेक्रेशन एबिलिटी का इस्तेमाल किया था लड़की के मैजिकल पोटेंशियल को एनहांस करने के लिए। इंस्ट्रक्टर ने फिर दूसरे टेस्ट का अनाउंसमेंट किया और स्टूडेंट्स कलेक्टिवली तय की गई स्पिरिट कैबिन की तरफ बढ़ने लगे। वो एक मैग्निफिसेंट हॉल में घुसे जिसकी छत ग्रैंड ग्लास की थी, जिससे पूरे स्पेस पर ब्रिलियंट लाइट फैल रही थी। हाथ में हाथ डाले वो दोनों सिबलिंग्स आगे बढ़े अपने एग्जामिनेशन के अगले फेज की ओर। एक बड़ा सा हॉल था जिसमें बड़े बड़े नीले पिलर्स थे। ये कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग एरिया था। उस पूरे एरिया में ना जाने कितने एलिमेंटल स्पिरिट्स नाच रहे थे, चमक रहे थे, सब अपनी मैजिकल पावर्स दिखा रहे थे। दूसरे स्टूडेंट सब हैरान होकर देख रहे थे। इतने सारे अलग अलग स्पिरिट्स देखकर तो सब मंत्रमुग्ध हो गए थे। जैसे ही छोटी जूलिया हॉल में आई, सारे स्पिरिट्स उसकी तरफ भागे और उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव सर्कल बना लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया और स्पिरिट से बात करने लगी। स्पिरिट्स को भी उसकी वार्मथ बहुत पसंद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट बड़बड़ा रहा था कि उसे तो एक भी विंड स्पिरिट नहीं मिली। हमारा प्रोटैगनिस्ट सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी स्माइल थी। उसे पता था कि उसकी बहन की हर एलिमेंट से कंपैटिबिलिटी उम्यातामल है। उसने मन ही मन सोचा कि उसकी अपनी यूनिक एबिलिटी से उसकी बहन की पोटेंशियल चुपचाप बढ़ जाती है, एक हिडन स्ट्रेंथ की तरह। इंस्ट्रक्टर की आवाज़ हवा में गूंजी। उन्होंने जूलिया का स्कोर अनाउंस किया और जज अब तक के सबसे ज़्यादा इस शानदार अचीवमेंट पर तुरंत ही सबने उसे एडमिरेशन और जालूसी वाली नज़रों से देखना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स उसके पास आने लगे, उसकी तारीफ कर रहे थे और दोस्ती के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। पर यह अचानक मिली अटेंशन उसके लिए बहुत ज़्यादा हो गई। वो झट से अपने भाई के पास भागी। उसके आर्म्स में उसे सुकून और सेफ फील हुआ। उसने प्यार से उसे शांत किया और पूछा कि उसे अचानक क्या हो गया। कांपते हुए उसने बताया कि सबकी नज़रें उसे डरा रही थी और वो उसके पीछे और कसकर चिपक गई। उसके भाई ने समझाया कि एक सच्ची जीनियस होने के नाते इस तरह की अटेंशन अब उसकी नई नॉर्मल होगी। उसने कहा कि दूसरों की परवाह ना करे और धीरे धीरे स्पॉटलाइट की आदत डाल ले। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल वापस आ गई। उसने कहा कि वो और स्ट्रांग बनेगी ताकि एक दिन अपने बड़े भाई को प्रोटेक्ट कर सके। तब उसे एहसास हुआ कि अपनी बहन की मेंटल रेजिलियंस बनाना उसके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी तरफ दो स्टूडेंट्स बात कर रहे थे। उनकी बात जूलिया के अमेजिंग एग्जाम रिजल्ट्स के बारे में थी। एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका भाई तो एकदम यूजलेस है, उसका कंपैटिबिलिटी स्कोर तो 0 आया था। उन्हें याद आया कि पहले जब वो हॉल में आया था तो सारे स्पिरिट्स उससे दूर भाग गए थे। पता नहीं क्यों, पर स्पिरिट्स को उस लड़के से बहुत ज़्यादा नफरत थी। दूसरे स्टूडेंट ने फिर दूसरे टेस्ट के बाद हुई एक अजीब सी घटना के बारे में बताया। उसने बताया कि उसने एक फायर स्पिरिट का हाथ अपने आप अलग होते देखा था। ये देखकर वो बहुत डर गया था। उसके दोस्त ने उसकी बात को हल्के में लिया, कहा कि स्पिरिट्स तो छोटे होते हैं, उसने शायद कुछ गलत देख लिया होगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट उनकी धीमी आवाज़ें सुन रहा था और सोचने लगा, उनके शब्दों पर विचार कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने सच में देखा था कि दूसरे एग्जाम में क्या हुआ था। उसे याद आया कि फायर स्पिरिट्स फायर गॉड से अपने बॉन्ड की वजह से उसके लिए खास तौर पर हॉस्टाइल थे। जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ और वो जाने वाला था, उसने स्पिरिट्स को चुपचाप एक वार्निंग दी थी। उसे याद आया कि एक खास फायर स्पिरिट ने गुस्से में उसकी तरफ सीधे आग फेंकी थी। उसने मन ही मन मजाक उड़ाया, इतने पुराने झगड़े को पकड़े रहना तो बच्चों वाली बात है। जमीन से उसने एक छोटा सा कंकड़ उठाया और उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। एक झटके में उसने पत्थर को फेंका जो सीधे स्पिरिट को लगा और उसे नीचे गिरा दिया। फायर गॉड का एक मामूली सेवक मुझसे सुपीरियर बनने की कोशिश नहीं कर सकता, उसने कहा। अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसने उसे एडमिशन एग्जाम के फाइनल चैलेंज के लिए इन्वाइट किया। उसने जवाब दिया कि सब ठीक रहेगा, बस वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज ना करे। स्माइल करते हुए उसने यकीन दिलाया कि वो उसे प्रोटेक्ट करने देगा, जैसा वो हमेशा करती थी। डिस्ट्रक्टिव पावर टेस्ट एक बड़े से एरिना में हो रहा था जिसमें बहुत सारे मेटल डमीज थे। ये डमीज एक चमकते हुए स्पेशल मेटल से बने थे ताकि स्टूडेंट्स के सबसे पावरफुल अटैक्स को झेल सकें। भाई बहन फिर एरिना की तरफ बढ़े, एडमिशन एग्जाम के फाइनल स्टेज के लिए तैयार थे। पास ही में कुछ जलने वाले स्टूडेंट्स बड़बड़ा रहे थे। उन्हें गुस्सा था कि उस जीनियस लड़की ने टॉप स्पॉट ले लिया है। एक स्टूडेंट ने जोर से कहा कि एक छोटी सी बच्ची के लिए उन मजबूत मेटल डमीज को तोड़ना नामुमकिन है। उन्होंने बताया कि वो डमीज सिर्फ स्पेशल मेटल के नहीं बने थे, बल्कि उनमें पावरफुल डिफेंस एन्चैंटमेंट्स भी लगे थे। प्रोटैगनिस्ट ने डमीज को देखा, उनकी मजबूती और टिकाऊपन पर ध्यान दिया। उसने सोचा कि ये उसकी लेवल 6 एबिलिटीज को ऐसे मजबूत टारगेट्स पर टेस्ट करने का सही मौका है। ऐसे हाई क्वालिटी महंगे इक्विपमेंट का यूज करने का ख्याल उसे एक्साइट कर रहा था।
अचानक एक स्टूडेंट ने उसे धक्का दिया। एग्जाम के लिए आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। एक छोटे बालों वाली लड़की ने तुरंत उस लड़के पर चिल्लाया और उसे वापस लाइन के आखिर में जाने को कहा। एक दूसरी लड़की की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि रूल साफ हैं, टैलेंटलेस लोग लाइन में पीछे रहेंगे। उसकी आंखों में तेज लाल रोशनी चमक रही थी, उसकी इनहेरेंट पावर का साफ डिस्प्ले। जिस लड़की से उसने बात की वो डर कर पीछे हट गई। उसकी तेज नज़र और खतरनाक ओरा से वो सहम गई। उसका दिल रोशनी बिखेर रहा था। वो डार्क हेड लड़की अपनी जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाने के लिए तैयार थी। उसने प्रोटैगनिस्ट और उसके भाई के सामने अपनी पोजीशन ली। उसका एक्सप्रेशन सीरियस और चैलेंजिंग था। एक बेपरवाह स्mirk के साथ उसने उस लड़की पर गुस्से से देखा जिसने लाइन तोड़ने की कोशिश की थी। जूलिया और उसका भाई ये सब होते हुए देख रहे थे। इस अजीब लड़की को लेकर वो कंफ्यूज थे। उस डार्क हेड लड़की ने फिर जूलिया से पूछा कि क्या वो वही है जिसने गुआजेरे स्कोर किया था। उसकी आंखें डरावनी तेजी से चमक रही थी। जब उसने जूलिया को बेइज्जती भरी नजर से घुरा, डरकर जूलिया अपने भाई के पीछे चिपटे, कांपते हुए डरी हुई आवाज में उसका नाम पुकारा। उसने अपने भाई को बताया कि सामने वाली लड़की बहुत डरावनी और डराने वाली है। उस लड़के ने फिर डार्कहेड लड़की की तरफ मुड़कर पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्यों है। उसने खुद को आइवा मिरांडा बताया, ड्यूक मिरांडा की ग्रैंडडॉटर, जो कि बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल थे। प्रोटैगनिस्ट ने मिरांडा फैमिली का क्रेस्ट पहचान लिया, उन्हें एम्पायर के 3 सबसे बड़े नोबल हाउसेस में से एक के रूप में आइडेंटिफाई करते हुए। उसकी अपनी माँ कैथरीन भी मिरांडा थी, एक ऐसी फैमिली से जो लेजेंडरी मेजर्स के लिए जानी जाती थी। इस बात का मतलब था कि आइवा उसकी माँ के छोटे भाई की बेटी थी, यानी वो दोनों कजिन्स थे। लड़की कंफ्यूज लग रही थी, सोच रही थी कि वो क्या कह रहा है। उसने कभी उसके बारे में सुना ही नहीं था। उसने अपना फैमिली कनेक्शन साफ किया और उससे कहा कि उसे इतनी गुस्से से घूरना बंद करे। आइवा गुस्से से भड़क उठी। उसे कभी किसी कजिन के बारे में बताया ही नहीं गया था और उसने उसे रूड और एरोगेंट कहा। उसने कसम खाई कि वो उसे सबके सामने ह्यूमिलिएट करेगी। उसकी आंखें एक मैलिशियल बढ़ती हुई पावर से चमक रही थी। उस लड़के ने फिर एक पावरफुल डिस्ट्रक्टिव स्पेल तैयार किया, उसे हमारे प्रोटैगनिस्ट पर निशाना बनाया। आइवा ने एक माइंड कंट्रोल स्पेल कास्ट किया, उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने के लिए कपड़े उतारने को कहा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने बस एक मजाकिया स्mirk दी। स्पेल का उस पर कोई असर नहीं हुआ। डार्कहेड लड़की पूरी तरह शॉक में थी, उसका मैजिक पूरी तरह फेल हो गया था। उस लड़के ने फिर उसे ताना मारा, मिरांडा फैमिली की अपब्रिंगिंग की क्वालिटी पर सवाल उठाया। आइवा समझ नहीं पा रही थी कि उसका सिग्नेचर स्पेल उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया। उसने आया कहा कि उसका कमजोर मैजिक एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट के सामने बेकार है। उसी पल इंस्ट्रक्टर ने हमारे हीरो का नाम पुकारा एग्जाम के अगले पार्ट के लिए। जाने से पहले उसने अपनी बहन की तरफ इशारा किया, उसे अपनी टेस्ट के दौरान अपनी एबिलिटीज ज़्यादा डिस्प्ले ना करने की वार्निंग दी। आइवा ने फिर अपना फोकस जूलिया पर शिफ्ट किया, कसम खाई कि पावर टेस्ट में वो उससे टॉप स्पॉट छीन लेगी। एक मैजिकल स्क्रीन चमकी जिस पर स्टूडेंट्स की रैंकिंग डिस्प्ले हो रही थी। जूलिया फर्स्ट प्लेस पर थी। उस लड़के ने अपनी कजिन की सेकंड प्लेस रैंकिंग और उसकी बहन पर उसकी वॉर डिक्लेरेशन को नोट किया। उसने तय किया कि एक पीसफुल स्कूल लाइफ के लिए वो उसे जूलिया की टॉप पोजीशन छीनने नहीं देगा। इस इरादे के साथ उसने अपनी बहन को एक कैंडी दी। उम्मीद थी कि आने वाले टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। लड़की ने कैंडी खाई पर उसका चेहरा तुरंत कड़वे अनप्लेजेंट फ्लेवर से सिकुड़ गया। उस लड़के ने उसकी पीठ पर जोर से थपथपाया ताकि वो उस बिल को निगल सके जो उसने दी थी। छोटी लड़की ने शिकायत की कि उसने उसे धोखा दिया है, ये साफ तौर पर मेडिसिन थी। उसने माफ़ी मांगी, समझाया कि ये एक स्पेशल मैजिक पोशन था जो बहुत रेयर इंग्रेडिएंट से बना था। इंस्ट्रक्टर ने हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम फिर से पुकारा और वो तेज़ी से टेस्टिंग साइट पर चला गया। वो लड़का मेटल डमी के पास गया, अपने डिस्ट्रक्टिव पावर टेस्ट के लिए तैयार था। इंस्ट्रक्टर ने नंबर 5 को डमी पर पूरी ताकत से वार करने को कहा, इवैल्यूएशन के लिए। उस लड़के ने इंस्ट्रक्टर को बताया कि वो मैजिक यूज़ नहीं कर सकता, जिस बात पर वो साफ तौर पर कंफ्यूज हो गया। फिर उसने पूछा कि क्या सिर्फ डमी पर वार करना पावर टेस्ट को पूरा करने के लिए काफ़ी होगा। एक कॉन्फिडेंस स्माइल उसके होठों पर थी। वो अपने मार्शल आर्ट्स की पूरी पावर अनलीश करने की तैयारी कर रहा था। लोग उसे देख के हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि अरे ये तो टेस्ट में अपना हाथ ही तोड़वा लेगा। अपने भाई के लिए ऐसी बातें सुनकर जूलिया को बड़ा गुस्सा आया। उसकी आंखें लाल हो गई। वो तैयार थी कि अभी कूद पड़ेगी। उसने मन ही मन सोचा, अगर भाई ने उसे शांत रहने को ना कहा होता तो अभी तक इन बदतमीज स्टूडेंट्स को सबक सिखा चुकी होती।
इस सब को देखकर आयवा को बड़ी दिलचस्पी हुई। उसने मन में सोचा, क्या उसके भाई को सच में मैजिक यूज करना नहीं आता? उसे याद आया कि उसका अपना मेंटल मैजिक भी उस पर काम नहीं करता, तो उसे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। और इधर हमारे हीरो की बहन एकदम सीना चौड़ा करके बोली कि मेरा भाई कोई आम इंसान नहीं, वो तो बहुत खास है। लेकिन वो डार्क हेयर वाली लड़की अभी भी शक में थी। उसे लग रहा था कि उसका बड़ा भाई जरूर कुछ तो छुपा रहा है या कुछ गड़बड़ कर रहा है। अचानक से अरीना में एक जोरदार धमाका हुआ। सबकी नजरें स्क्रीन की तरफ घूम गई और सबके चेहरे पर हैरानी थी। अपना हीरो का कजिन एकदम जम गया था। वो हैरान था कि इस लड़के के एग्जाम में ये क्या हो गया। एक स्टूडेंट ने बुदबुदाते हुए पूछा, ये क्या हुआ अभी? पर सब हैरान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड़के ने बस पूछा था कि क्या वो एक सिंगल ब्लो मार सकता है, और इंस्ट्रक्टर ने सिर हिलाकर परमिशन दे दी। इंस्ट्रक्टर ने साफ कहा था, अटैक का तरीका क्या है वो मायने नहीं रखता, बस अटैक हो जाना चाहिए। पूरी लगन के साथ अपनी आंखों में चमक लिए अपना हीरो अपनी छुपी हुई पावर सबको दिखाने को तैयार था। उसने मन ही मन सोचा कि उसकी एबिलिटीज हर 3 पावर लेवल बढ़ने पर कई गुना बढ़ जाती है। पावर लेवल 6 पर पहुंचकर वो तैयार हो गया था अपनी सबसे जबरदस्त तकनीक में से एक को यूज करने के लिए। उसने जोर से पैर जमीन पर पटका, अपनी सारी एनर्जी एक भयंकर स्ट्राइक के लिए इकट्ठा करते हुए। उसकी आंखों से अंदरूनी रोशनी निकल रही थी और वो तेजी से उस मेटल डमी की तरफ बढ़ गया। उसके मुक्के पर एक गोल्डन फ्लेम आ गई और उसने सीधे डमी पर एक सटीक पावरफुल स्ट्राइक मारी। डमी से एक तेज बीप की आवाज आई और एक लाल गोला जल उठा, ये बताने के लिए कि ब्लो रजिस्टर हो गया है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि डमी हवा में उड़ गई और जोरदार धमाके के साथ अरीना की दीवार से टकराई। एक बहुत बड़ा धूल का गुबार उठा और अरीना की जमीन भी इस पावरफुल अटैक से हिल गई। जब धूल छटी तो सामने दिखा कि मेटल डमी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। उसके सीने में एक बड़ा सा छेद था। अपना हीरो फिर धीरे से पलटा और शांत भीड़ की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे अपनी जीत का पूरा यकीन हो। आयवा हैरान रह गई। उसे अचानक समझ आया, उसका अटैक सबसे तेज विंड मैजिक की स्पीड वाला था। उसने देखा कि डमी पर गोल्डन चमक थी, जो साफ बताती थी कि ये अटैक पावर कितनी भयंकर थी। उस डार्क हेयर वाली लड़की को तब समझ आया कि सिर्फ वही उस लड़के की छुपी हुई जबरदस्त ताकत को समझ पाई थी। इंस्ट्रक्टर ने शौक से उभरते हुए उसे बधाई दी और कहा कि पूरे 10 साल बाद किसी टेस्टिंग डमी का ऐसा हाल हुआ है। लड़के ने हल्के से स्माइल किया और थैंक्स कहा, जबकि उसकी बहन उसका पावर टेस्ट में जीतने का जोर शोर से जश्न मना रही थी। लड़की के चेहरे पर एक विजय स्माइल फैल गई और उसने अपने भाई को पीस साइन दिखाया, उसकी जीत का एक खामोश इशारा। अपना हीरो ने सोचा कि उसने सिर्फ फेल होने से ही खुद को नहीं बचाया, बल्कि अपनी असली पावर को भी काफी हद तक छुपा लिया था। ये सब उन लोगों की कमजोर सोच की वजह से हुआ था जिन्होंने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। जैसे जैसे दिन बढ़ा, लड़की की डिस्ट्रक्टिव पावर को लेकर जो शुरू में हैरानी थी, वो स्टूडेंट्स के दिमाग से धीरे धीरे कम होने लगी। इसके बजाय सबकी नज़रें जूलिया पर थी, जो छोटी जरूर थी पर उसकी ताकत कमाल की थी और उसने एक रेयर टैलेंट दिखाया था। लड़की ने फिर फोकस किया और उसके आसपास एक बहुत बड़ी मैजिकल एनर्जी घूमने लगी, इकट्ठा होने लगी। उसके हाथों से चमकीली पर्पल बिजली कड़कने लगी और उसका स्टाफ एक अजीब सी तेज चमक के साथ धड़क रहा था। उसके नीचे जमीन पर एक चमकीला पर्पल मैजिक सर्कल बन गया, जो बता रहा था कि वो अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करने को तैयार है। उसके बाल बेकाबू होकर उड़ रहे थे। उसने स्पेल का नाम चिल्लाया और उसने लाल बिजली का एक भयंकर अटैक कर दिया। लाल बिजलियां आसमान से एक भयंकर तूफान की तरह नीचे गिरी और मेटल डमी पर जबरदस्त विनाशकारी ताकत के साथ टकराईं। डमी से एक लाल बीप आई, ये कंफर्म करते हुए कि अटैक रेड लाइटनिंग का था, जिसे दूसरी सबसे पावरफुल टाइप माना जाता है। बाकी स्टूडेंट्स उस लड़की की रॉ पावर देखकर हैरान थे। वो आपस में बुदबुदा रहे थे कि ये तो फ्यूचर में ऑनर रोल स्टूडेंट बनेगी। लेकिन जैसे ही अटैक रुका, जूलिया धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी तो लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्या वो अपने ही इतने बड़े स्पेल से थक गई? लड़की खुद भी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके पास इतनी जबरदस्त अनसोची पावर कहाँ से आ गई। इंस्ट्रक्टर की आवाज में सन्नाटा तोड़ा। उसने गुच्छों स्कोर अनाउंस किया, जबकि डमी पर अभी भी हल्की हल्की लाल चिंगारियां निकल रही थीं। छोटी लड़की अपने भाई की तरफ मुड़ी और बताया कि रेड लाइटनिंग के अचानक ऐसे आने से वो पूरी तरह से डर गई थी। उसने बताया कि पहले तो अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी वो सिर्फ पर्पल लाइटनिंग ही निकाल पाती थी। लड़के ने अपनी नाक खुजाई।
उसकी मैजिकल एबिलिटीज में अचानक हुए उछाल के बारे में पूरी तरह अनजान बनने का नाटक करते हुए उसने मन ही मन सोचा कि जो पोशन उसने उसे दिया था वो असल में उसकी मैजिकल पावर को थोड़े समय के लिए बढ़ा रहा था। इस दुनिया में मेजेस और मार्शल आर्टिस्ट दोनों के पास खास चीजें बनाने के अपने यूनिक तरीके थे। मेजेस बड़ी सावधानी से अपने पोशंस बनाते थे, जबकि मार्शल आर्टिस्ट अपनी अंदरूनी पावर से दमदार एलेक्सर बनाते थे। एलेक्सर सीधे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए बने थे, जबकि पोशंस को सही से यूज करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती थी। बहुत कम मार्शल आर्टिस्ट के पास वो रेयर स्किल थी जिससे वो मेज के एसेंस का वो मशहूर एलेक्सर बना सके, और यही एलेक्सर जूलिया के पावर में अचानक और जबरदस्त उछाल का राज था। ऐसा कमाल तभी हो पाता था जब एलेक्सर रिफाइनिंग टेक्निक खुद लेवल 6 पर पहुंच चुकी हो, जो उसकी असरदार होने की लिमिट थी। अभी तो सिर्फ अपना हीरो और मार्शल आर्ट्स के इज्जतदार मिनिस्टर ही ये खास एलेक्सर बना सकते थे। लड़के ने गंभीर नतीजों के बारे में सोचा। अगर उसकी ये यूनिक एबिलिटी कभी सामने आ गई तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। सुबह की धूप एकेडमी के ग्राउंड पर चमक रही थी, जहां स्टूडेंट्स अपने फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट का इंतजार कर रही थी। पास के पेड़ की डाल पर 2 नन्ही चिड़िया मीठा चहचहा रही थी। उनकी आवाज इस पल की शांति को और बढ़ा रही थी। जूलिया बेचैन थी, इंतजार से परेशान होकर बुदबुदा रही थी, जिस पर उसके भाई ने बस उसे धीरज रखने को कहा, याद दिलाया कि अब जल्द ही आराम मिलेगा। अचानक एक आवाज आई जिससे दोनों भाई बहनों का ध्यान गया और वो मुड़े ये देखने के लिए कि कौन बोल रहा है। ये स्टूडेंट काउंसिल की मीना थी, जो एक प्यारी स्माइल और एक फ्रेंडली वेव के साथ उनकी तरफ आ रही थी। लड़के ने उसके यहाँ होने का कारण पूछा, जबकि वो लड़की शांति से उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसने बताया कि वो नए क्लास असाइनमेंट्स लगाने आई थी और उसने उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए दिल से बधाई दी। जूलिया का चेहरा खुशी से चमक उठा जब उसे पता चला कि उसने एकेडमी की मानी हुई एलीट क्लास में टॉप किया है। अपना हीरो ने उसकी तारीफ की और कहा कि स्कूल में अपने फ्यूचर के बारे में वो जल्द ही घबराना। वो उस पर बहुत डिपेंड करता है। मीना ने फिर पूछा कि क्या लड़की ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि वो आने वाले एकेडमिक ईयर में कौन से डिपार्टमेंट में जाएगी। उसने बताया कि एकेडमी में 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अर्थ, फायर, विंड, वाटर और एक यूनिक स्पेशल डिवीजन। अपनी नेचुरल एट्रीब्यूट्स और विंड गॉड की ब्लेसिंग को देखते हुए जूलिया ने तुरंत विंड डिपार्टमेंट को चुना। स्टूडेंट काउंसिल मेंबर की एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। उसने कहा कि वो जूलिया को विंड डिपार्टमेंट में देखने के लिए बेताब है। लड़के ने मन ही मन उसकी लगन को नोट किया। उसे समझ आ गया कि वो अपनी डिवीजन के लिए पहले से ही प्रॉमिसिंग नए टैलेंट को रिक्रूट कर रही थी। मीना ने फिर छोटी लड़की को फीमेल डॉर्मेट्री तक छोड़ने की पेशकश की, जहां जूलिया ने अपने भाई को जल्दी से फेयरवेल कहा। अपने हीरो ने सबको गुड बाय कहा और अपने तय डिपार्टमेंट यानी मार्शल आर्ट्स की तरफ बढ़ने का फैसला किया। दूसरे स्टूडेंट्स के बीच फुसफुसाहट चल रही थी, जिसने इस बात को कंफर्म किया जो कई लोग पहले से सोच रहे थे। जूलिया ने वाकई फर्स्ट प्लेस हासिल कर ली थी। मैजिकल स्क्रीन पर फाइनल रिजल्ट्स चमक रहे थे, जिसमें जूलिया की शानदार सक्सेस के सामने बाकी सारे फ्रेशमैन बस एक हल्की सी परछाई लग रहे थे। एवा अपनी हार से अंदर ही अंदर गुस्से से खौल रही थी। उसने चुपचाप कसम खाई कि एक दिन चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी क्लास में टॉप पर खड़ी होगी। लूकस को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि उसके मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट को अक्सर कम ही अटेंशन मिलती है। डॉर्मेट्री पहुंचते ही लूकस ने देखा कि एक टूटी फूटी पुरानी बिल्डिंग उसका इंतजार कर रही थी, जो बस गिरने ही वाली थी। उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल आई, ये सोचते हुए कि शायद ये जर्जर जगह उसे शांति और अकेलापन दे पाएगी, जैसी शांत स्कूल लाइफ वो चाहता था। तभी सफेद बालों वाला एक लड़का अचानक से उसके सामने आया और उसे जोश भरी स्माइल के साथ वेलकम किया। उस नए लड़के ने अपना नाम काई बताया और खुशी खुशी कहा कि वो अपने नए डिपार्टमेंट से मिलकर बहुत खुश है। काई ने लूकस की स्ट्रेंथ की तारीफ की जो उसने हाल के टेस्ट में दिखाई थी, लेकिन लूकस फॉर्म भरने में बिजी था और इसे बस किस्मत बताकर टाल दिया। फिर डॉर्मेट्री के एक स्टाफ मेंबर ने लूकस को रूम की चाबी दी और बताया कि उसका रूम 2nd फ्लोर पर है। सफेद बालों वाले लड़के काई ने अपनी खुशी जाहिर की कि वो दोनों एक रूम शेयर करेंगे और लूकस ने भी सहमति में सिर हिला दिया। दोनों साथ में एक गंदे अनदेखे कॉरिडोर से होते हुए रूम नंबर 30 पाजा ढूंढने लगे। अपने रूम के दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें अंदर किसी के होने का एहसास हुआ और उन्होंने पता लगाने के लिए उसे खोल दिया। अंदर उन्हें 2 और लड़के मिले, जिसे देखकर लूकस का नया साथी साफ तौर पर हैरान हो गया। एक ने अपना नाम कॉलिंस बताया और दूसरे ने शार्प, और कहा कि वो उनके नए रूममेट्स हैं। सफेद बालों वाला लड़का पूरी तरह से शॉक में खड़ा था। इस अनएक्सेप्टेड सिचुएशन से उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। रूम खुद बहुत बुरी कंडीशन में था, पुराने फर्नीचर से भरा हुआ था और दीवारों पर खूब फफूंद लगी हुई थी। गंदगी देखकर काई को घिन आ गई। उसने गुस्से में पूछा कि ये कैसी नर्क जैसी भयानक रूम है। घिन से अपना चेहरा ढकते हुए उसने कहा कि ये रूम किसी भी सुअर बाड़े से भी बदतर है जो उसने आज तक देखा है।
एक मकड़ी देखकर वो अचानक से चौंक गया और लूकस की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या वो सच में ऐसी गंदी जगह में रहने का इरादा रखता है। दूसरे रूममेट्स ने एक दूसरे को देखा, सोच रहे थे कि काई कोई अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है जिसे जर्म से साफ डर लगता है। जवाब में काई ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ सोने का सिक्का निकाला और उसे अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। दूसरे दोनों लड़कों की आंखें बड़ी हो गईं, उनकी नजरें सिक्के पर टिकी थी। उनके चेहरे पर लालच और पक्का इरादा साफ दिख रहा था। काई ने वो सिक्का ऑफर किया कि जो भी रूम साफ करेगा उसे मिलेगा। ये एक ऐसा कैजुअल जेस्चर था जिसे देखकर लूकस को शॉक लगा, क्योंकि ये आसानी से 1 महीने की सैलरी जितनी रकम थी। जब दूसरे सफाई करने लगे तो लूकस सोचने लगा कि उसे इस बात की कोई वार्निंग नहीं मिली थी कि वो एक कचरे के ढेर जैसी जगह में रहने वाला है। उसके रूममेट ने उसे खुश करने की कोशिश की और जोर देकर कहा कि चीजें बेहतर होंगी, लेकिन लूकस को अभी भी बहुत शक था। सफेद बालों वाला लड़का अपनी शिकायतों की झड़ी लगाए रहा, रूम को एक उदास जेल की कोठरी जैसा बता रहा था। लूकस ने काई को सावधान रहने की वार्निंग दी, ये कहते हुए कि अगर उसकी शिकायतें किसी ने सुन ली तो स्टूडेंट काउंसिल एक्शन ले सकती है। काफी मेहनत के बाद डॉर्मेट्री बिल्डिंग का बाहर का हिस्सा आखिरकार कुछ हद तक ठीक दिखने लगा। अंदर रूम अब एकदम साफ था। इस बदलाव से दोनों लड़के बहुत खुश थे। एक विजयी स्माइल के साथ काई ने इनाम दे दिया और ऐलान किया कि उनके रूममेट के तौर पर वो उनकी प्रोटेक्शन करेगा। दूसरे दोनों उस जेनरस इनाम को देखकर हैरान थे और लूकस ने भी अपना नया मिला सिक्का पकड़ रखा था। लूकस ने सोचा कि अपने रूममेट के एरोगेंस के बावजूद उसके अनएक्सेप्टेड जेनेरोसिटी की वजह से उसे सच में नापसंद करना मुश्किल था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और डॉर्मेट्री स्टाफ मेंबर उनकी अकेडमी यूनिफॉर्म देने आया। उसने उन्हें बताया कि एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होने वाली है और उन्हें जल्दी से यूनिफॉर्म बदलने के लिए कहा। काई उस फटी हुई यूनिफॉर्म से हैरान था और जोर से शिकायत की कि उसे पहनकर वो भिखारी जैसा दिखेगा। लूकस ने तब अकेडमी के रिक्वेस्ट सिस्टम के बारे में बताया, जो स्टूडेंट्स के ट्रीटमेंट को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। उसने सुझाव दिया कि शायद वो इस सिस्टम के जरिए एक नई सही यूनिफॉर्म के लिए रिक्वेस्ट भी कर सके। ये सुनकर काई एक्साइटमेंट में खिड़की से कूद गया और सीधे हॉल की तरफ भागा। उसकी ये एक्साइटमेंट लूकस को बहुत इनोसेंट लगी। सीन अकेडमी के मेन हॉल में शिफ्ट हो गया, जिसके सामने एक बड़ी सी विच की मूर्ति थी। अब अपनी यूनिफॉर्म में लूकस कॉन्फिडेंस के साथ सेरेमनी हॉल की तरफ चल रहा था। उसके डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन साफ दिखा रहे थे कि वो अकेडमी की तरफ से आने वाले किसी भी चैलेंज के लिए तैयार है। फिर उसने बड़े हॉल में कदम रखा, जो पहले से ही एंट्रेंस सेरेमनी के लिए जमा हुए स्टूडेंट से भरा हुआ था। उसके रूममेट्स को हॉल बहुत लग्जरी लगा। हालांकि काई हमेशा की तरह शेखी बघारते हुए दावा कर रहा था कि उसका घर इससे कहीं ज्यादा इंप्रेसिव है। लूकस अपनी सिस्टर को भीड़ में ढूंढ रहा था, तभी काई ने सामने की तरफ इशारा किया और बताया कि वहां एलीट स्टूडेंट्स बैठते हैं। वहां सामने जूलिया बैठी थी। एलीट क्लास की खूबसूरत सफेद और गोल्डन यूनिफॉर्म में एकदम चमक रही थी। उसके रूममेट्स ने तब उसे बताया कि उनके डिपार्टमेंट की सीटें हॉल के बिल्कुल पीछे थीं। एक हल्की सी स्माइल के साथ लूकस ने कहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उसने कहा कि एलीट यूनिफॉर्म जूलिया पर खूब जच रही है। उनके डिपार्टमेंट के दूसरे स्टूडेंट्स दूर की सीटिंग को लेकर शिकायत कर रहे थे। उन्हें भेदभाव महसूस हो रहा था। लूकस के बगल में बैठी एक लड़की भी इस अरेंजमेंट से नाखुश दिख रही थी और सब कुछ शांति से देख रही थी। अचानक हॉल की ढेर सारी मोमबत्तियां जादुई सुनहरी लपटों से जल उठी और तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। इसके बाद आग से बना एक विशाल कमल का फूल हॉल के सेंटर में आ गया। पावर का एक शानदार डिस्प्ले। एक हाथ बाहर आया और उसने आग के एक छोटे से फूल को पकड़ा, जो उसकी इंप्रेसिव मैजेस्ट्री दिखा रहा था। हवा में तैरते हुए एक लड़के ने ऐलान किया कि सभी नए स्टूडेंट्स को अपनी प्रेजेंस से खुद को ऑनर्ड महसूस करना चाहिए। उसने अपना नाम थियोडोर फोलियम बताया, जो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट और फ्यूचर का एक महान मेज था, और उसने एकेडमी के पॉइंट सिस्टम को समझाने का इरादा बताया। हॉल में मौजूद फीमेल स्टूडेंट्स पूरी तरह से मंत्रमुग्ध थीं। उसकी पावरफुल ओरा पर कमेंट कर रही थीं। वे उसे एक जीनियस, एक लेवल 6 का मेज बता रही थीं, जबकि लूकस बस इस तमाशे को देख रहा था। थियोडोर ने अपनी स्पीच शुरू की, समझाया कि पॉइंट सिस्टम ही एकेडमी में हर चीज का आधार है। उसने कहा कि रेयर बुक से लेकर मैजिकल बीस्ट तक कोई भी रिसोर्स इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हासिल किया जा सकता है। हालांकि उसने बताया कि आम काम से मिलने वाले पॉइंट्स बहुत कम थे। 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 5 मिलते थे। इसी वजह से उसने समझाया कि डिपार्टमेंटल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके पॉइंट्स कमाना कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। लूकस को तब मीना की एंट्रेंस सेरेमनी से पहले की अनएक्सेप्टेड फ्रेंडलीनेस समझ आ गई। प्रेसिडेंट ने तब बताया कि उसकी काउंसिल की पोस्ट उसे महीने में पॉइंट्स तक की इनकम देती थी। आखिर में उसने पॉइंट्स हासिल करने के एक और तरीके का इशारा किया, हालांकि उसमें थोड़ा रिस्क था। एक भयानक स्माइल और पर्पल चमकती आंखों के साथ उसने आखिरी तरीका बताया, मॉन्स्टर हंटिंग। उसने समझाया कि स्कूल के पीछे एक ऐसी माउंटेन रेंज है जो मैजिकल बीस्ट से भरी हुई है और हंटिंग के लिए तैयार है। लूकस ने अपनी मुट्ठी भींची। मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज का जिक्र सुनकर उसकी दिलचस्पी साफ बढ़ गई थी। लूकस के चेहरे पर स्माइल फैल गई। वो सोच रहा था कि ये जगह तो उसकी जरूरतों के लिए बिल्कुल सही ट्रेनिंग ग्राउंड है।
काफी देर हो चुकी थी, अब रात पूरी तरह छा गई थी। हॉस्टल चांद की हल्की रोशनी से चमक रहा था। अंदर उसका रूममेट अपने बेड पर शांति से सो रहा था। एक शांत अगरबत्ती धीरे धीरे जल रही थी। उसकी हल्की खुशबू सबको गहरी नींद दे रही थी। चुपचाप वो लड़का हॉस्टल से बाहर निकला। उसका रास्ता था दूर की मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की तरफ। उसे याद आया मार्शल ऑर्डर्ड बिल्डिंग, वो कैंपस के पीछे थी। ठीक होना चाहता था। जल्दी ही वो एक ऊंची दीवार तक पहुंच गया। उसे अच्छे से पता था माउंटेन रेंज बस उस दीवार की दूसरी तरफ ही थी। वो नीचे झुका, एक जबरदस्त छलांग के लिए ताकत बटोर रहा था। एक झटके में वो मार्शल आर्टिस्ट उस ऊंची दीवार को आसानी से पार कर गया। उसने दीवार पार की। कैंपस के जंगली किनारे पर पेड़ों के बीच वो आराम से उतरा। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, अंधेरे से शैडो क्रीचर्स निकल आए। बिना किसी चेतावनी के उन्होंने हमला कर दिया। हमारा हीरो तेजी से हमला टाल गया, फिर उछला और एक बड़े बैंगनी मेंढक को जोरदार किक मारी। उस नौजवान मार्शल आर्टिस्ट की स्पीड और ताकत देखकर वो जीव पूरी तरह चौंक गया था। एक सटीक केंद्रित वार से उसने मॉन्स्टर का सींग तोड़ डाला। वार बहुत जबरदस्त था। सरिया एरा एक बहुत जबरदस्त था। सींग टुकड़ों में बिखर गया। फिर एक जोर का धमाका हुआ। जमीन पर गिरा हुआ वो विशाल मेंढक बेजान पड़ा था। प्रोटैगनिस्ट की ताकत ने उसे हरा दिया था। उस लड़के ने फिर सावधानी से जीव का सींग निकाला। ये कीमती चीज थी जिसे वो अकादमी में पॉइंट्स के बदले दे सकता था। उसने नीचे पड़े विशाल काले सींग वाले मेंढक को देखा। वो अब अंधेरे जंगल की जमीन पर शांत था। उसे पता था ये सींग जहरीले होते हैं, पर पावरफुल मैजिक पोशंस बनाने के लिए ये बहुत काम के थे। उसे वो पॉइंट्स चाहिए थे उन लेजेंडरी टोन्स को पाने के लिए जिन्हें मार्शल गॉड ने अपनी एपिक बैटल्स में यूज किया था। उसने विशाल माउंटेन रेंज पर नजर डाली। उसे समझ आ गया था कि उसे जल्दी से और क्रीचर्स ढूंढने होंगे। एक गहरी सांस ली। उस लड़के ने एक एबिलिटी एक्टिवेट की और उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। सुनहरी एनर्जी की लहरी वीरों के बीच फैल गई। आसपास का एरिया ध्यान से स्कैन हो रहा था ताकि छिपे हुए बीस्ट मिल सकें। उसके सेंसेस ने जल्दी ही एक मॉन्स्टर का पता लगा लिया। एक ऐसा जीव जिसका बड़ा लाल टपकता मुंह तेज दांतों से भरा था। ये एक लेवल 1 का विशाल चूहा था। उसकी लाल आंखें जल रही थीं। पीठ पर नुकीले कांटे थे। बिना झिझक प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ा। एक ताकतवर निर्णायक हैंडचॉप से उस जीव पर वार किया। ठंडी नजर से उसने बस कहा सो जाओ और वो जीव तुरंत हार गया। तुरंत एक लेवल 2 का बैट हमला करने नीचे आया, पर उसने एक ही निर्णायक पंच से उसे गिरा दिया। फिर उसने एक लेवल 3 मैजिक पैंथर का सामना किया। अपनी जबरदस्त कॉम्बैट प्रोविस को वो आसानी से दिखा रहा था। जंगल में लगातार धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। वो लड़का सिस्टमैटिकली हर मॉन्स्टर को हरा रहा था। उसके होठों पर एक संतुष्टि भरी स्माइल थी। उसने ढेर सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया था जो एलेक्स और एकेडमी पॉइंट्स दोनों के काम आएगा। अब एक भारी बोरा उसके पास था। उसने देखा जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई थी। ये खामोशी उसे पसंद नहीं आई। उसने जमीन को छुआ। उसे लगा कि आसपास किसी मैजिकल बीस्ट के कोई निशान नहीं है। उसने सोचा कहीं ये खामोशी इस बात का इशारा तो नहीं कि आसपास कोई खतरनाक क्रीचर रहता है। अपनी शंका दूर करने के लिए वो लड़का बैठ गया। अपनी परसेप्शन को फैलाया ताकि आसपास की एनर्जी को सेंस कर सके। उसकी एक्टिवेटेड एबिलिटी उसे एक अनोखे रास्ते पर ले गई, शांत अंधेरे जंगल में और अंदर तक। वो रास्ता एक अंधेरी गुफा पर खत्म हुआ। वहां से एक दमदार शक्तिशाली एनर्जी निकल रही थी। गुफा के डरावने अंधेरे से एक विशाल भेड़िया निकला। उसकी आंखें बैंगनी चमक रही थीं और वो हमारे हीरो पर खतरनाक तरीके से गुर्राया। प्रोटैगनिस्ट बेफिक्र था। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस स्माइल थी। उसने ऐलान किया, आखिरकार मेरा असली टारगेट मिल गया। क्रीचर ने दूर से हमला किया। उसने फुर्ती से टाल दिया। उसे एहसास हुआ क्रीचर ने 1 किलोमीटर दूर से ही उसे सेंस कर लिया था। गुफा से एक अजीब सा नीला धुआं निकलने लगा। ये क्रीचर के आने का एक और इशारा था। एक विशाल भेड़िया बाहर आया। उसके बाल एकदम सफेद थे, पंजे लाल। वो सीधा प्रोटैगनिस्ट के सामने आ खड़ा हुआ। ये एक लेवल 6 फायर एंड आइस वुल्फ था। वो गुर्राया। उसकी बैंगनी चमकती आंखें उस लड़के पर टिकी थी। लड़के को अब क्रीचर की टेरिटोरियलिटी समझ आ गई थी। एक स्माइल के साथ वो बैटल के लिए तैयार हो गया। बिना डरे हमारा हीरो आगे बढ़ा विशाल भेड़िए की तरफ ताकि बिना देरी के बैटल शुरू कर सके। एक एक्साइटेड मुस्कान के साथ उसने मेटाफोरिकली क्रीचर को डांस के लिए बुलाया। अपने ओपनिंग स्ट्राइक के लिए वो तैयार था। उसने भेड़िए के पंजे पर जोरदार पंच मारा, पर उस विशाल बीस्ट को जरा भी दर्द नहीं हुआ। भेड़िए ने तुरंत पलटवार किया। अपने मुंह से बर्फीले आइस का ब्लास्ट छोड़ा, सीधा प्रोटैगनिस्ट की तरफ। पर लड़के ने तेजी से खुद को बचाया। अपने हाथ से बर्फीले हमले को रोक दिया। क्रीचर हैरान था। उसकी खुद की एलिमेंटल पावर को लड़के ने डिफ्लेक्ट कर दिया था। सही मौका देखा, लड़के ने आइस इन्फ्यूज्ड पंच सीधा विशाल भेड़िए की आंख पर मारा।
दूसरे हाथ से उसने क्रीचर के सिर पर मुक्के बरसाए। ठंडे वालों की तेज सीरीज चल रही थी। भेड़िए ने अपने जोरदार पूंछ से वार किया, पर हमारा हीरो अपने फोरआर्म से उसे रोकने में कामयाब रहा। उस लड़के को थोड़ा अफसोस हुआ कि उसने और ट्रेनिंग नहीं की। उसे लगा उस वार से क्रीचर का पैर कट सकता था। फिर उसने भेड़िए को चैलेंज किया, क्या इतनी जल्दी थक गए? उसे उठने के लिए कहा। घायल भेड़िया दर्द से उठा। वो अपनी दूसरी एलिमेंटल पावर को बाहर निकालने की तैयारी कर रहा था। उसने मुंह चौड़ा खोला, एक जोरदार फायरबॉल सीधा प्रोटैगनिस्ट पर छोड़ा। लड़के ने फुर्ती से जलते प्रोजेक्टाइल को टाल दिया। वो गुफा के मुहाने पर टकराया और एक धमाका हुआ। क्रीचर ने पीछे से हमला किया। उस मार्शल आर्टिस्ट पर आग की लगातार झुलसाने वाली धारा छोड़ी। तेज आग ने पूरे जंगल को नारंगी रोशनी में नहला दिया। प्रोटैगनिस्ट को तेजी से फुर्तीली इवेजन्स करनी पड़ी। भेड़िया पूरी तरह आग की लपटों में घिर गया। उसका रूप डरावना था। वो एक विनाशकारी फाइनल अटैक की तैयारी कर रहा था। एक गहरी गुर्राहट के साथ क्रीचर ने अपनी फायर पावर की पूरी ताकत प्रोटैगनिस्ट पर छोड़ दी। फिर भी वो लड़का दूरी कम करने में कामयाब रहा। भेड़िए से उलझ गया, जलती लपटों को सहते हुए। क्रीचर उस लड़के के साहस से हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इतनी तेज गर्मी कैसे झेल रहा है। उसकी मुट्ठी अब सुनहरी एनर्जी से चमक रही थी। मार्शल आर्टिस्ट ने अपने निर्णायक काउंटर अटैक की तैयारी की। फिर उसने भेड़िए की ठोड़ी पर एक जोरदार केंद्रित पंच मारा। वार इतना जबरदस्त था, क्रीचर का जबड़ा उस वार की ताकत से साफ डैमेज हो गया था। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ने सुनहरी एनर्जी का एक फाइनल ब्लास्ट छोड़ा। बैटल तुरंत खत्म हो गई। भेड़िए को सीधा वार लगा। वो पीछे की ओर धकेला गया और हमले की ताकत से गुफा की दीवार से जोर से टकराया। जमीन पर पड़े हुए लड़का उस क्रीचर की फायर और आइस दोनों पर मास्टरी से इम्प्रेस था। क्रीचर पूरी तरह हार चुका था। जमीन पर दर्द से करह रहा था। उसके विशाल शरीर से सारी ताकत निकल चुकी थी। उसकी आंख में एक अलग सा यिन यांग सिंबल दिखा। ये उसके फायर और आइस की जन्मजात दोहरी प्रकृति का प्रतिबिंब था। उसकी अपनी आंखें चमक रही थीं। लड़के ने सोचा ये वाकई एक रेयर और पावरफुल मैजिकल बीस्ट था। उसने झट से भेड़िए की गर्दन पकड़ी और देखते ही देखते उस तड़पते जानवर को कंट्रोल कर लिया। वो जानवर थोड़ा शांत तो हुआ, पर उसके मुंह से अभी भी आग और बर्फ का हल्का सा ऑरा निकल रहा था। पर तभी उसने आग और बर्फ के दो जोरदार ब्लास्ट एक साथ छोड़ दिए। वो दोनों टकराए और एक बड़े से स्टीम के बादल में बदल गए, जिसे हमारा हीरो सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसे घूमते हुए धुएं में से एक गोल्डन एनर्जी की ब्लेड निकली, जो सीधे उस बड़े भेड़िए की तरफ जा रही थी। वो जानवर बाल बाल बचा और वार से बचने के लिए गुफा की दीवार पर चढ़ गया। घायल होकर वो बड़ा भेड़िया गुफा के अंदर भागा। इस लड़ाई से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर हमारा हीरो भी पीछे पीछे भागा। उसने कसम खाई थी कि ये जानवर बच नहीं पाएगा। उसने एक छलांग ली, भेड़िए की पूंछ पकड़ी और उसकी भागने की कोशिश को नाकाम कर दिया। पलक झपकने में उस लड़के ने जानवर को पकड़ा और गुफा की दीवार पर जोर से दे मारा। भेड़िया धराम से नीचे गिरा और हमारा हीरो अगले वार के लिए तैयार हो गया। लड़के ने सोचा कि ऐसे बड़े जादुई जानवर से लड़ना तो बहुत मजेदार है, इससे उसे खूब सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तभी उसने देखा कि वो जानवर फिर से उठ खड़ा हुआ था, एक और लड़ाई के लिए। भेड़िए ने खुद को एक फर बॉल की तरह मोड़ा और पूरी ताकत से उस लड़के की तरफ झपट्टा मारा। हमारा हीरो बड़ी फुर्ती से बच गया और भेड़िया सीधा गुफा की दीवार से जा टकराया। जानवर ने घूमकर आग का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट छोड़ा, उस लड़के को पूरी तरह से घेरने के लिए। प्रोटैगनिस्ट ने कूदकर अटैक से खुद को बचाया और तभी उसे ये डरावना एहसास हुआ कि ये शैडो फायर है। जानवर ने एक कंबाइंड अटैक किया, एक तरफ से शैडो फायर और दूसरी तरफ से बर्फ से वार किया। लड़के ने फिर से डॉज किया और फिर एक जोरदार पंच के साथ नीचे आया। इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से उसने अपनी सारी एनर्जी लगाई। Thanks for watching. Hype to bring next video really soon.